नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। आज के सेशन में हम बात करेंगे पाइथन डेटा फ्रेम्स की। बेसिकली पाइथन पैंडास जब आप लर्न करते हैं तो उसमें दो डेटा स्ट्रक्चर का हम डिस्कस करते हैं एज पर योर सिलेबस जो सीबीएसई ने सजेस्ट किया है। द फर्स्ट वन इज व्हाट योर डेटा फ्रेम, देन उसके बाद में सीरीज। डेटा फ्रेम हम पहले डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे या सैम्पल पेपर भी देखेंगे या पिछले 3-4 सालों का क्वेश्चन पेपर्स देखें तो उसमें डेटा फ्रेम के क्वेश्चन जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं एज कंपेयर टू सीरीज। इसलिए हम पहले डेटा फ्रेम को लर्न करेंगे। और दूसरी बात यह भी कि डेटा फ्रेम अगर आप लर्न कर लेते हैं तो सीरीज को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आप पहले सीरीज करेंगे उसके बाद डेटा फ्रेम करेंगे तो आपको एफर्ट जो रहती है वो 2 बार लगानी पड़ती है। लेकिन डेटा फ्रेम पढ़ने से आपकी एफर्ट जो है पूरी तरह से एक ही बार में आपका सीरीज भी कवर हो जाता है। इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 का किसी भी तरह का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे वो वीडियो ट्यूटोरियल हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो चैप्टर्स के सॉल्यूशंस हो, चाहे वो सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन हो, या किसी भी तरह के बुक की आप बात करें, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स की बात करें, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईपी की कंप्लीट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप मिस मत करिएगा, वहां पर आपको आपके पूरे आईपी के मटेरियल के लिंक्स मिलेंगे। डेटा फ्रेम तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट उसके पहले भाई सीबीएसई ने जो सिलेबस सजेस्ट किया है वो भी हम देखें कि भाई एक्चुअली हमें डेटा फ्रेम में क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 1। अब इस यूनिट नंबर 1 में जो इसका नाम है बेसिकली डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास एंड विजुअलाइजेशन। तो इसमें देखो, जब आप इसके सिलेबस को देखो तो सबसे पहले तो भाई आपको ये इंट्रोडक्शन है पैंडास का, मैटप्लॉटलिब का, देन डेटा स्ट्रक्चर, सीरीज और डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा हमारे पैंडास डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। देन सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच का डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। उसके बाद में जो एक्चुअल कंटेंट है डेटा फ्रेम का, जिसमें कि डेटा फ्रेम को क्रिएट करना डिफरेंट तरीकों से, जैसे डिक्शनरी ऑफ सीरीज से, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, टेक्स्ट एंड सीएसवी फाइल से, उसके बाद उसको डिस्प्ले करना, इटरेट करना, ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स, मतलब रोज एंड कॉलम्स को कैसे आप ऐड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, रीनेम करेंगे। फिर उसके बाद हेड एंड टेल फंक्शंस, देन इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स एंड बुलियन इंडेक्सिंग। उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल एंड डेटा फ्रेम्स। तो ये पूरा हम अभी कवर करेंगे डेटा फ्रेम के लिए। तो चलिए फिर अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो बात ये आ रही है कि भाई आप डेटा फ्रेम और सीरीज पढ़ो, लेकिन उससे पहले आप ये भी तो समझो कि डेटा हैंडलिंग क्या है, पाइथन पैंडास क्या है, पैंडास के फीचर्स क्या होते हैं, पैंडास इंस्टॉल कैसे करना है, फिर सीरीज और डेटा फ्रेम का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो यही बात आ रही है कि भाई डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि हैंडलिंग मतलब हैंडल करना, किसको हैंडल करना, डेटा को। लेकिन सिर्फ डेटा की हम बात नहीं करेंगे, लार्ज सेट ऑफ डेटा को हैंडल करने का जो तरीका है, जिसमें कि हम सीरीज और डेटा फ्रेम या पाइथन पैंडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, ये एक सामान्य सी बात हुई। अगर आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली डिफाइन करने की बात करोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टू अ सिंगल फॉर्मेट। देखिए, आज का जमाना है डेटा साइंस का, जहां पे बिग डेटा की बात होती है। बिग डेटा की जब आप बात करते हो तो बिग डेटा में जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा, एक तो अमाउंट बहुत ज्यादा होता है किसका, या साइज बहुत ज्यादा होता है डेटा का। दूसरा जो वेराइटीज है, मतलब टाइप्स जो होते हैं डेटा के, ये बहुत वैरी करते हैं। तो इन सब को एक सिंगल फॉर्मेट में लेके आना, और सिंगल फॉर्मेट में लाके फिर आप क्या करोगे, एक जगह पे इसको मैनेज करोगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को, ठीक है ना, हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। और मैनेज करने में एक और इंपॉर्टेंट बात है, इन डेटा की बेसिस पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस भी करते हो। एनालिसिस करने से क्या होगा, एनालिसिस करने से आप बिजनेस के डिसीजंस ले सकते हैं कि भाई जो मेरे पास रिकॉर्ड्स आए उस रिकॉर्ड की बेसिस पे मेरा चार्ट या मेरा रिपोर्ट या मेरी प्रोग्रेस कैसी है, मुझे क्या फर्दर डिसीजंस लेने चाहिए सो दैट मैं ग्रो कर सकूं। तो इट्स ऑल अबाउट बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहां पे मैंने बात की लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सिंगल फॉर्मेट में स्टोर करना है एक ही जगह पे, और उसको इवैल्यूएट करना स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल टूल की मदद से, जिसमें हम मैटप्लॉटलिब की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके इस कंक्लूजन पे पहुंचना कि भाई उससे हमारे बिजनेस डिसीजन कैसे हम ले सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही होगी।
तो जब स्टोर करने तक की बात आ रही, हालांकि इवैल्यूएशन का काम भी आप पाइथन पैंडास में कर सकते हैं, लेकिन स्टोरिंग तक की हम बात करेंगे या मैनेज करने तक की हम बात करेंगे पाइथन पैंडास से। तो ये तो मेरी बात हुई डेटा हैंडलिंग की। अब डेटा को हैंडल करने के लिए पाइथन आपको प्रोवाइड करता है किस नाम की एक लाइब्रेरी, पैंडास नाम की लाइब्रेरी। अब इसको देखिए, पाइथन में कुछ भी अगर आप सेव करते हो ना, उसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। तो आइडियली पैंडास तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसे कि आप ओपन सोर्स पाइथन मॉड्यूल के नाम से भी पुकार सकते हैं या जानते हैं। तो पाइथन पैंडास के द्वारा हम एक्चुअली क्या करते हैं, हमारे पाइथन में डेटा हैंडलिंग का कार्य करते हैं, जो अभी हमने देखा। तो ये बेसिकली ओपन सोर्स पाइथन मॉड्यूल है जिसका प्रयोग किया जाता है डेटा को डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करने में और डेटा को एनालाइज करने में। अब इसकी जो खास बात है वो ये कि इट प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर्स विच अलाउज अस टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइज डेटा इजिली एंड इफिशिएंटली। तो पाइथन पैंडास का ज़्यादा प्रयोग होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एक तो स्पीड और परफॉर्मेंस काफ़ी हाई है, प्लस इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करता है, अभी देखते हैं कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर, तो उसके द्वारा बहुत ही इजीली और इफिशिएंटली आप डेटा को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो विजुअलाइजेशन का कार्य है वो भी काफ़ी आसानी से और इफिशिएंटली कर सकते हैं। अब पाइथन पैंडास की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ इसके फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहली बात कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट का मतलब डिफरेंट टाइप्स कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और साइज भी किसी भी तरह का हो सकता है। दूसरा, रो कॉलम्स कैन बी डिलीटेड, इंसर्टेड इजिली एंड आइडेंटिफाइड यूनिकली यूजिंग इंडेक्सेस। अब देखिए, जब आप डेटा फ्रेम पढ़ोगे तो वो क्या होता है, एक टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली उसकी कॉलम लेवल्स होंगे और रो लेवल्स भी होंगे। तो इनके द्वारा डेटा को काफ़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। रो कॉलम्स को आप डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, तो वो प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाती है। इसी तरह से गुड इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी एज इट कैन इजिली कनेक्ट एंड फेच माई एसक्यूएल डेटा। तो देखो, माई एसक्यूएल से एक डेटा कनेक्टिविटी करके या सीएसवी फाइल के साथ आप इसमें काफ़ी अच्छे से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जिसके थ्रू इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन जो होता है डेटा का, वो काफ़ी इजीली किया जा सकता है। देन इट कैन फाइंड एंड फील मिसिंग डेटा। कहीं पे मिसिंग डेटा है तो जनरली इसके लिए आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, नॉट ए नंबर का या फील एने का या स्किप एने का। उसको प्रयोग करके कहने का मतलब ये कि जो नल वैल्यूज रहती हैं, जो मिसिंग डेटा रहते हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इट कैन रीशेप डेटा इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। आप टेबुलर डेटा है, आप इसको सिंगुलर में कन्वर्ट कर दीजिए, सीरीज को डेटा फ्रेम में कर दीजिए, डेटा फ्रेम को सीरीज में कर दीजिए, लिस्ट या डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कर दीजिए, डिक्शनरी या लिस्ट को जो है सीरीज में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो डिफरेंट टाइप से आप इसमें डेटा को रीशेप कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो उन सब कॉलम्स में से पर्टिकुलर कॉलम को सीरीज का फॉर्म आप दे सकते हो, पर्टिकुलर कॉलम को आप लिस्ट का फॉर्म दे सकते हो। तो इसकी ये बात कर रहा है। इसी तरह से डेटा विजुअलाइजेशन को भी पैंडास सपोर्ट करता है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे पाईप्लॉट में, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के साथ में। हालांकि पैंडास का खुद का अपना प्लॉट का मेथड होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स को भी आप जनरेट कर सकते हैं। बट स्पेशलाइज्ड अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी की बात करेंगे, देन वी यूज व्हाट, मैटप्लॉटलिब को। तो ये तो बात हुई हमारे फीचर्स ऑफ पैंडास की। बात आती है पैंडास को आप इंस्टॉल कैसे करते हैं। देखिए, आपने पाइथन प्रोग्रामिंग को या पाइथन आईडीएलई को तो इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद में, चूंकि पैंडास क्या है, एक प्रकार का मॉड्यूल है, या आप ये बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार की लाइब्रेरी है, तो इस लाइब्रेरी को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए, किसी भी लाइब्रेरी की आप बात करें पाइथन में, ना सिर्फ पैंडास की, उसके लिए जो आप कमांड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज पिप, उसके बाद आप लिखते हैं इंस्टॉल। तो ये तो कॉमन हो गया। अब पिप इंस्टॉल लिखने के बाद में फिर आप क्या करते हैं, पैंडास लिखते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, इंस्टॉलेशन पैंडास का आपके पाइथन में होना शुरू हो जाता है। या दूसरे तरीके से पाइथन जो है आपके पैंडास के साथ में, या पैंडास जो है वो आपके पाइथन के साथ में क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, राइट। तो ये तो बात हुई इंस्टॉलेशन की। अब पिप इंस्टॉल करने के लिए एक बात आपको ध्यान रखना है, आपको पिप इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ एक ही बात जो चाहिए, रिक्विसाइट की अगर हम बात करें, तो वो ये कि आपको पाइथन के फोल्डर के अंदर जाना है। किस फोल्डर के अंदर, जहां पर पिप कमांड रखा हुआ है। तो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उस पाइथन के, जैसे बाय डिफॉल्ट जब आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो वहां से आपको उसका पाथ मिल जाएगा।
उस पाथ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ इसको। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये पाइथन का मेरा आइडियली का प्रोग्राम दिख रहा है, ठीक है ना। सिंपल तरीका है, हालांकि कई तरीके से भी आप कर सकते हो सकता है आपको पाथ याद भी होगा। आप जाइए फाइल में, जब आप फाइल में जाते हो तो जैसे मैं सेव एज करता हूँ, आप ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका पूरा लिंक, ये पाथ दिख रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट पाथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, सी कॉलन यूजर्स जो भी मैंने दिया है, मिशिता ऐप डेटा, फिर उसके अंदर लोकल्स है। लोकल्स के अंदर में फिर मैंने मतलब सी ड्राइव में जो आपका डिफॉल्ट यूजर नेम है उसके अंदर ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स के अंदर में मैंने पाइथन फोल्डर के अंदर पाइथन 3111 को डाला है। तो ये जो पूरा पाथ है, जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और जब आप यहाँ पे जाओगे इस पाइथन के अंदर में, तब फिर जाके आपको इंस्टॉलेशन का वर्क करना है, ठीक है ना। तो ये एक बात को ध्यान रखेंगे आप। ये हुई इसके प्री रिक्विजिट्स की बात। अब फिर से हम वापस आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन के बाद में कि पैंडास की जब आप बात करते हैं तो बेसिकली देखिए इसमें 3 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। एक होता है सीरीज, दूसरा होता है डेटा फ्रेम, तीसरा होता है पैनल। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब आप पैंडास की बात करते हैं तो पैनल डेटा सिस्टम जो है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पैंडास रिफर्स टू व्हाट, पैनल डेटा सिस्टम। इसमें 3 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, सीरीज है, देन डेटा फ्रेम है, थर्ड आपका पैनल होता है। हम एज पर योर सिलेबस डिस्कस करेंगे सीरीज एंड डेटा फ्रेम को। तो अब हम सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो बात आ रही है कि सीरीज क्या है, ठीक है। तो देखिए सीरीज जो है एक 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। इट्स सिमिलर टू, यू कैन से व्हाट, एरे। एरे का मतलब क्या है, 1 डायमेंशन का मतलब ये है कि आप इस प्रकार से या तो हॉरिजॉन्टली या आप इसे वर्टिकली भी प्रेजेंट करके क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को एक ही लोकेशंस पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। अगर आप नंबर डाल रहे हैं तो ये सिर्फ नंबर को ही यहाँ पर क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब आप किसी सीरीज में 20.4 डालोगे और उसके बाद ए डालोगे तो ये इसको क्या करेगा, स्टोर नहीं करेगा। ये हुआ होमोजीनियस डेटा। नंबर मतलब नंबर, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर को ही सिर्फ स्टोर करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात सीरीज के साथ ये भी रहती है कि सीरीज जो होता है ना वो वैल्यू म्यूटेबल है। मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसकी वैल्यू को तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये जो सीरीज आप देख रहे हो ना, इस सीरीज की अभी लेंथ कितनी, हालांकि ये तो गलत है। इस सीरीज को आप देखिए जिसमें कि 4 एलिमेंट्स हैं, 10, 20, 30 और 40। तो इसका ये साइज कितना हुआ, 4 हुआ। इन फ्यूचर अगर आप इसमें ऐड करके 50 डालना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या करते हैं हम इस प्रैक्टिस के दौरान, जैसे ये सीरीज का नाम क्या है, एस है। मैं वापस से इसे इरेज करके फिर से आपको मैं बता दूं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक सीरीज है जिसका नाम है एस। इसमें 3 एलिमेंट है, 4, 8, 7। ये मेरी एक सीरीज बनी हुई है। अब आपको इसका साइज चेंज करना है। तो जब आप इसमें ऐड करोगे ना 8, तो एक्चुअली क्या होगा, जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो हो सकता है आपको लगे यार ये मेरी सीरीज तो अपडेट हो गई। लेकिन जब आपकी पहले ओरिजिनल सीरीज जो थी वो 487 के साथ थी और उसका कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस था 1100। तो जब उसमें आप नया एलिमेंट को ऐड करते हो तो यही सीरीज फिर से रीडिफाइन होती है और जो पुराना लोकेशन होता है वहां से हटके इसमें क्या होता है, 4 आता है, 8 आता है, 7 आता है, उसके बाद जो नई वैल्यू आपने डाली। या फिर हो सकता है आप उसको रीनेम कर देते हैं S1 से। तो इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, साइज को चेंज करते हैं। मतलब वो जो म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो इसमें कहीं पर भी उस पे मतलब वो गलत नहीं होता है। तो कहने का मतलब अगर आपका साइज चेंज हो रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा सीरीज जो होता है नई तरीके से रीडिफाइन होता है, नया प्लेस वो ऑक्यूपाई करता है। सो वैल्यू म्यूटेबल्स होते हैं सीरीज और साइज इम्यूटेबल होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सीरीज को इस्तेमाल करना है, जाहिर सी बात है आपको पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट आप कैसे करते हो, वी ऑल नो दैट वी राइट इंपोर्ट पैंडास एज व्हाट योर पीडी, ये इसका तरीका है। उसके बाद में सीरीज ऑब्जेक्ट आपको लेना है। तो उसके लिए सीरीज ऑब्जेक्ट तो आप एज बनाएंगे, लेकिन इसके लिए जो मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है सीरीज मेथड का, सीरीज बनाने के लिए। तो आप क्या लिखते हैं, pd डॉट सीरीज एंड देन इसके ब्रैकेट में जो भी इसकी वैल्यूज को फर्दर आप लेके बढ़ते हैं आगे। ये सीरीज की बात हुई। दूसरी बात अब हम करेंगे डेटा फ्रेम की। व्हाट इज डेटा फ्रेम? सो देखिए डेटा फ्रेम क्या होता है, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब आप इसमें डेटा को टेबल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जिसमें कॉलम्स भी होती हैं, जिसमें रोज भी होती हैं। खास बात डेटा फ्रेम की है कि इसमें आप किसी भी टाइप ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो नंबर स्टोर करिए, चाहे तो डेसिमल वैल्यूज स्टोर करिए,
चाहे तो आप नाम स्टोर कर दीजिए इस तरीके से। तो हेट्रोजीनियस डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप इसमें कॉलम्स या इसके साइज को चेंज कर सकते हैं, रोज बढ़ा सकते हैं, कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट इट इज बोथ साइज एंड वैल्यू म्यूटेबल। और जैसा आपको बताया कि अगर आपको डेटा फ्रेम को भी इस्तेमाल करना है, इसके लिए आप जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो होता है डेटा फ्रेम मेथड। और ये कहाँ मिलता है? आपकी पैंडास लाइब्रेरी में, जिसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ता है इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। तो ये तो बात हुई हमारी कि किस तरीके से आप डेटा फ्रेम को प्रयोग करेंगे, उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है। तो अब बात आ रही है कि सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच का डिफरेंस। तो देखिए, अभी हमने पढ़ ही लिया कि सीरीज जो होता है वो 1D डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा फ्रेम क्या है? 2 डायमेंशनल होता है। सीरीज में केवल होमोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं और डेटा फ्रेम में आप हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सीरीज जो होती है साइज इम्यूटेबल होती है, जबकि डेटा फ्रेम साइज म्यूटेबल है। हाँ, वैल्यू म्यूटेबल दोनों होते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे किसकी? सीरीज एंड डेटा फ्रेम की। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे डेटा फ्रेम की, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता दूं। जब आप इंपोर्ट करते हैं पैंडास को, तो मोस्टली हम क्या लिखते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। लेकिन क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि भाई अगर आप केवल इंपोर्ट पैंडास कर दो तो क्या वो सही नहीं है क्या? तो ये भी बिल्कुल सही है। उस दौरान क्या होगा, जब अगर आप केवल इंपोर्ट पैंडास करते हो अपनी फाइल में, तो ये जो डेटा फ्रेम मेथड है इसके साथ आपको हर जगह या जब भी आप पैंडास लाइब्रेरी का कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मेथड इस्तेमाल करोगे, उसके आपको पैंडास लिखना पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए इसका एक नाम दे देते हैं पीडी, जिसको इसका एलियस नेम भी बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट नेम भी बोल सकते हैं। तो अगर आप पीडी दे दिए तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पीडी डॉट डेटा फ्रेम। और फिर आप क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हुई इंपोर्ट करने की। अब हम आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे डेटा फ्रेम के डेटा स्ट्रक्चर की। अब डेटा फ्रेम जो है, अभी हमने देखा था सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम को क्रिएट करना, डिक्शनरी ऑफ सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, टेक्स्ट सीएसवी, देन उसको डिस्प्ले करना, इटरेट करना, उसके पास सारे डिफरेंट ऑपरेशंस, ऐड, सेलेक्ट, डिलीट, रीनेम, हेड एंड टेल फंक्शन, इंडेक्सिंग, बुलियन इंडेक्सिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सीएसवी फाइल एंड ऑल। तो आइए अब एक एक करके इन सभी को हम देखना और पढ़ना और समझना भी शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा फ्रेम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप बिल्कुल थ्योरेटिकली ध्यान रखेंगे, जो आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई भी दे रहा है। सबसे पहले बात यह है कि ये क्या है? एक 2D डेटा स्ट्रक्चर है जो अभी हमने देखा। इसको आप 2D लेबल्ड अरे भी बोलते हैं। ये हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। ये साइज म्यूटेबल है और वैल्यू म्यूटेबल भी होता है। अब इंपॉर्टेंट बात कि जो डेटा फ्रेम है, चूंकि ये टेबुलर या 2D होता है, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा एक डेटा फ्रेम है, मैंने इसको टेबल का स्ट्रक्चर दे दिया है, मैं कुछ वैल्यूज भी डाल देता हूं। तो इसके 2 इंडेक्सेस होते हैं, मतलब इसका कॉलम का लेबल भी होता है, जिसको आप कॉलम इंडेक्स बोलते हैं या कॉलम लेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका हमने नाम दिया ABC, ये मेरे कॉलम के लेबल्स हो गए। और इसी तरह से रो का इंडेक्स भी हो सकता है, जैसे 10, 20 और 30, 0, 1, 2 और 0, 1, 2 ये भी होता है। अगर आपने इंडेक्स नहीं दिया है मैनुअली, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? 0, 1, 2। बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होता है? 0, 1, 2। तो आप मैनुअली भी कर सकते हो इसकी लेबलिंग, और बाय डिफॉल्ट जो होता है 0 इंडेक्स या 0, 1, 2, 3 वाला, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके कॉलम लेबल्स भी होते हैं, रो लेबल्स भी होते हैं। कॉलम लेबल्स बोला जाता है और रो इंडेक्स बोला जाता है। तो इसको आप इंडेक्स की जगह क्या कर दो? कॉलम लेबल्स बोल दो। हालांकि इंडेक्स भी बोलेंगे तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। अब ये जो इंडेक्स होते हैं ना, इसमें इन्हें हम एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। तो जो कॉलम लेबल्स होता है इसमें बोलते हैं एक्सिस इक्वल टू 1, और जो रो लेबल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सिस इक्वल टू 0। तो एक्सिस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। फिर डेटा फ्रेम जो होता है, इसमें जो आप इंडेक्स बना रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जो डेटा फ्रेम आपका बनेगा, इसकी जो हेडिंग्स होगी या कॉलम लेबल्स होगा, वो किसी भी टाइप का डेटा या किसी भी टाइप ऑफ वैल्यूज को आप उसके द्वारा उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो एक नंबर भी हो सकता है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, राइट। वही बात आपके रोज के केस में भी होती है। दूसरा, यू कैन स्पेसिफाई योर ओन इंडेक्स, जिसके बारे में बताया कि आप मैनुअली खुद का भी इंडेक्स दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपको खुद का इंडेक्स देना है तो उसके लिए ये 3 वैल्यूज हैं। देखिए, डेटा फ्रेम बनाने की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की मैं बाद में बात करता हूँ। हमने देखा डेटा फ्रेम मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। और डेटा फ्रेम का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 3 आर्गुमेंट पास किए जा सकते हैं, डेटा,
कॉलम लेबल के लिए कॉलम और इंडेक्स के लिए इंडेक्स। और डेटा फ्रेम को बनाया जा सकता है 2D डिक्शनरी से, 2D एरे से, लिस्ट से, डिक्शनरी ऑफ सीरीज से, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से इसको क्रिएट किया जा सकता है, राइट। तो अब हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है। सबसे पहली बात तो ये, तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए अभी हमने देखा हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप डेटा फ्रेम बनाओगे तो आपको सबसे पहले तो हमेशा जो प्री रिक्विसाइट्स है वो ये कि इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी को ले लेना है। पैंडा जब तक आप लोगे नहीं तब तक डेटा फ्रेम का तो कोई रोल ही नहीं है। अब जब आप डेटा फ्रेम बनाते हैं तो उसके लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, डेटा फ्रेम मेथड का। अब ये डेटा फ्रेम मेथड किस क्लास को बिलोंग करता है, पीडी को। क्लास या मतलब किस लाइब्रेरी को बिलोंग कर सकता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अच्छा, जब पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन कॉल करोगे तो जाहिर सी बात है आप डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट भी बनाओगे, तो आपने डीएफ लिया। तो यहाँ पर ये डीएफ जो हुआ डेटा फ्रेम जो हम अपना बनाने हैं, आप डीएफ 1 2 ABCD जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो हमने डीएफ लगाया इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का डी और एफ जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। अब इसके बाद इसका ब्रैकेट लगाओगे। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आप पास करोगे वो आप लिस्ट भी ले सकते हो, डिक्शनरी भी ले सकते हो, एरे भी ले सकते हो और सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लिस्ट की। तो अब जैसे देखो आपने यहाँ पे लिस्ट डाला 4 3 2, ये इस तरह से आप लिस्ट पास कर दो, आपका कार्य हो जाएगा। अब ये सिंगल लिस्ट डाली तो क्या होगा, मल्टीपल लिस्ट डाली तो क्या होगा, वो हम कैसे करते हैं चलिए फिर उसको भी देख लेते हैं। तो मैं सीधे चलता हूँ आइडियली शेल पे और वहां इसे प्रैक्टिकली आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो चलो फिर आइए, ये मेरा आइडियली शेल ओपन हो गया। सबसे पहली बात आ रही है कि आपको कोई भी डेटा फ्रेम बनाना है, आप क्या करते हैं, इंपोर्ट पैंडास एज व्हाट पीडी। अब ध्यान रखिए पैंडास में एस लगा हुआ है, ये पांडा नहीं है, ठीक है। पीडी लेने के बाद में जैसे मैंने आपको बोला आपको सबसे पहले डीएफ लेना है जो कि आपके डेटा फ्रेम का नाम है, इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। देन आप लेंगे पीडी डॉट, किस मेथड को कॉल करते हैं, डेटा फ्रेम को, ठीक है। इसके अंदर में मैं डायरेक्ट एक लिस्ट बनाता हूं, इसको मैं पास कर दे रहा हूं। देखो डेटा फ्रेम बनाते हैं तो 3 आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं, जो अभी हमने देखा भी था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें जो 3 आर्गुमेंट हम पास करते हैं, एक तो होता है हमारा डेटा, एक होता है कॉलम और एक होता है इंडेक्स। इसी के आधार पे हम बात कर रहे थे कि हमने अभी सिर्फ इसमें डेटा पास किया है। अब आप इसको यहाँ से रन करके देखो, मैं ऑलरेडी इसको चूंकि मैंने सेव किया हुआ था इसलिए ये डायरेक्ट सेव हो गया, आपको सेव करना होगा। ये मेरा पाइथन एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने डेटा फ्रेम तो बनाया लेकिन इसको हमने प्रिंट नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको प्रिंट कर लेता हूँ। अब आप इसके बाद इसे रन करो और रन करने के बाद आप देखिए क्या बता रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन आप नोटिस करोगे जब मैंने सिंगल लिस्ट डाली, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर क्या डाला, सिर्फ एक ही लिस्ट डाली ना, तो क्या रेडी हुआ यहाँ पर, एक कॉलम तैयार हुआ है। क्या तैयार हुआ है यहाँ पे, एक कॉलम, उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या आ गया, कॉलम का 0, और रो की जितनी हेडिंग्स है, चूंकि 3 वैल्यूज थी तो कितनी रोज क्रिएट हुई, 3 रोज क्रिएट हुई। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को पास करता हूं, यहां पे ये लगाया। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के बाद में देखो लगा डालने से क्या होगा, ये कॉलन लगाया, ये मतलब सॉरी ये हाँ कॉमा लगेगा। उसके बाद दूसरी लिस्ट हम क्रिएट करते हैं 7 8 9, और उसके बाद तीसरी लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर ये सेम नंबर ऑफ वैल्यूज हमने डाली लिस्ट में 3 3 3, और इसका लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दिया ये मल्टीपल रोज के लिए। अब आप ध्यान देना कि क्या होगा, अभी देखो जब सिंगल था तो एक ही कॉलम बना था, लेकिन अब देखना ये 3 रोज बनाएगा। मैं यहां से इसको रन करता हूं, जैसे ही आपने रन किया देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 1 2 आ गया, इसकी इंडेक्सिंग भी 0 1 2 हो गई, और देखिए 4 5 6 एक ही लिस्ट, 7 8 9 दूसरी लिस्ट, 1 2 3 तीसरी। तो जब आपने मल्टीपल लिस्ट को प्रोवाइड किया तो वो हर एक लिस्ट की वैल्यू रो के फॉर्म में आ रही थी, लेकिन जब आप सिंगल लिस्ट ले रहे थे तो वो किस फॉर्म में आ रही थी, कॉलम के फॉर्म में। ये पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे हो, नोट कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट को याद रखना। तो ये तो हुई बात मेरी कैसे हमने लिस्ट के द्वारा डेटा फ्रेम बनाया। अब अगली बात हम करेंगे इन कॉलम लेबल्स और रो इंडेक्स की, क्या होता है देखिए। लेकिन उसके पहले एक चीज और, वो ये कि अगर मैं यहां पर एक और वैल्यू डाल देता हूं 8, इसमें 4 हो गई, बाकी दोनों में 3 है। अब अगर आप रन करोगे तो देखना यहां पर क्या वैल्यूज आ रही हैं।
अब आप देखो यहाँ पर ये तो ठीक है, तीनों में सिंगल 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्या था 1 2 3 और 8, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये 4 हमारे कॉलम्स बन गए तो बाकी दोनों में तो चौथा कोई नहीं था, तो वहां पे उसने मिसिंग वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। तो उसके लिए उसने यहाँ पे क्या बात की, यहाँ पे NaN नॉट ए नंबर की। तो देखिए जब सिमिलैरिटी नहीं रहती है, जैसे आपने लिस्ट ऑफ लिस्ट लिया, 3 लिस्ट ली 4 लिस्ट ली, जितनी भी लिस्ट ली, तो उन सभी लिस्ट के वैल्यूज को देखता है, अगर वो उनकी लेंथ सेम नहीं होती है तो वहां पर वो उसे नॉट ए नंबर डाल देता है उस पर्टिकुलर कॉलम में। और उस कॉलम का देखिए बेसिस पे यहाँ पर हमारे पास चौथा कॉलम बना, उसका इंडेक्स नंबर इसने 3 कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझ के रखना। अब ये तो हुई डेटा। अब डेटा के बाद 2 आर्ग्यूमेंट और दे सकते हो, एक तो रो का लेबलिंग करना या कॉलम का लेबलिंग, रो इंडेक्स या इंडेक्स और कॉलम बोलते हैं। अब चूंकि हमारे मैक्सिमम 4 कॉलम्स थे, तो अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू डालता हूँ 10 20 30 और 40, तो ये क्या बनेगा, रो इंडेक्स बनेगा। बाय डिफॉल्ट देखिए इंडेक्स लेवल हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो पहला आर्गुमेंट तो डेटा का हो गया आपका, आप देख रहे हो यहाँ पर। और दूसरा जो हुआ आर्गुमेंट, ये किसके लिए, रो के लिए या कॉलम के लिए। तो जब आप रन करोगे तो देखोगे ये रो के लेबल्स को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसने बोला लेंथ ऑफ वैल्यूज 3 डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स 4। चलिए ठीक है, देखिए हमारी रोज कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो, मैंने वैल्यूज कितनी डाल दी, 4। तो पहला चूंकि रो लेबल्स के लिए है तो हमको यहाँ पर इसको करेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप इसको रन करोगे तब आप देखोगे कि यहाँ पर 3 रोज बनी, उसका लेबल्स को हमने चेंज करके 10 20 30 कर दिया। तो जब सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो किसके लिए रहता है, रो लेबल्स के लिए। अब तीसरा जो आर्ग्यूमेंट आएगा बाय डिफॉल्ट वो किसके लिए हो जाता है, हमारे कॉलम्स के लिए। अब कॉलम्स के लिए हम यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको एंटर करके नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको विजिबल भी रहे और मुझे भी थोड़ी आसानी रहे। तो ये मेरा हो गया कॉलम का लेबल, लेकिन कॉलम हमारे पास 4 है इसलिए इसमें हमको चौथा भी डालना होगा। तो ये तैयारी हो गई हमारी इसकी। अब आप इसको रन करके देखिए, नाउ यू कैन नोटिस कि यहाँ पर हमारे 4 कॉलम भी तैयार हो गए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से आप डेटा फ्रेम बना रहे हो। पहला आर्गुमेंट डेटा का, दूसरा आर्गुमेंट ये मेरी लिस्ट हो गई, यहाँ पे खत्म हुई मेरी, पहला डेटा, दूसरा मेरा रो लेबल, तीसरा मेरा कॉलम लेबल। हाँ, अगर आप चाहें तो कॉलम लेबल अगर आपको पहले चाहिए यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा कॉलम्स इक्वल टू, आप इस कॉलम्स इक्वल टू लगा के कॉमा लगा के इंडेक्स इक्वल टू भी कर देंगे। थोड़ा सा एंटर करना पड़ेगा इसको तब समझ में आएगा। ये कॉलम इक्वल टू हो गया, कॉमा लगा के इंडेक्स इक्वल टू हो गया, लास्ट के कॉमा को हटा दीजिए और इस ब्रैकेट को ऊपर ही ले लीजिए, है ना। और इसके बाद अगर आप इसको रन करोगे तो भी आपका काम यहाँ से हो जाएगा। अब आप देखिए फिर से वही बातें आ रही। तो अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कॉलम्स को भी और इंडेक्स को भी। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम लिस्ट के द्वारा या लिस्ट ऑफ लिस्ट के द्वारा डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और डेटा फ्रेम में तीनों आर्गुमेंट किस तरह से हम ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी बात। तो अब यहां पर अगली हम बात करेंगे, ये तो लिस्ट के द्वारा हो गया। दूसरा डेटा फ्रेम हम बनाएंगे डिक्शनरी के द्वारा। तो डिक्शनरी के द्वारा जब आप बनाते हैं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब आपको डिक्शनरी का लिस्ट बनाने का। हम प्रैक्टिकली ही करके देखेंगे। मैं यहां पर 2 मिनट इसका कोड लिख देता हूं। आप क्या लिखते हैं, इंपोर्ट, आप क्या लेते हैं, pandas SPD, हमने लिया इसको। इसके बाद में हमने सपोज डिक्शनरी बनानी है तो डिक्शनरी एक सिंगल पहले ले रहे हैं, ठीक है। सिंगल डिक्शनरी से कैसे बनेगा, फिर मल्टीपल डिक्शनरी से कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए मैं डायरेक्ट यहां पे ले लेता हूं df इक्वल टू, मैंने बोला pd डॉट, मैंने लिखा डेटा फ्रेम। ध्यान रखिए डेटा फ्रेम का d और f को। यहां पर मैंने एक सीधे लिस्ट बनाई। हमने पहला आर्गुमेंट दिया a कोलन, वैल्यू डाली 10, दूसरा डाला b कोलन 20, सिर्फ 2 ही ले लेता हूं, ठीक है। अब आप ध्यान यहां पर ये दो कि यहां पर जब डिक्शनरी का आप प्रयोग करते हैं तो जो कीज होती हैं वो क्या रूप लेती हैं, हमारे कॉलम के लेबल का रूप लेती हैं। अब ये जो 10 और 20 है तो a की वैल्यू कितनी है 10 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20। हम सिंगल डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। तो चूंकि आपने रो लिया और लेबलिंग किसकी हुई, हमारे सिर्फ कॉलम्स की, तो बाय डिफॉल्ट ये रो के इंडेक्स नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पर
स्केलर वैल्यू है। क्या है यहाँ पर? ये दोनों स्केलर वैल्यू है। तो जब आप स्केलर वैल्यू को लेके किसी भी डेटा फ्रेम का निर्माण करते हैं या सीरीज का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए आपको रो का इंडेक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्केलर वैल्यू अभी सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन आप ध्यान रखो, चूंकि ये स्केलर वैल्यू हो गई है, इसलिए अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे को यहाँ पर एक इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। जैसे मान लो 10। अगर आप 10 और 20 कर दोगे तो 2 बार ये 10-20 रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 डाल दिया। हालांकि इसको कंफ्यूजन हटाने के लिए आप 0 ही कर दो। ठीक है, मैं 0 कर देता हूँ। तब क्या होगा, यहाँ पर ये इंडेक्स लेवल क्या देगा? 0, और ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये बात हुई सिंगल डिक्शनरी की। अब मल्टीपल डिक्शनरी बनाना है तो उसका लिस्ट हमको पास करना पड़ेगा। तो जब आप लिस्ट पास करोगे तब आपको रो लेवल देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डेटा फ्रेम बनाने का। वापस से अब मैं आ जाता हूं कहां पर? अपने आइडियली पे, और इसको भी आपको रन करके दिखा देता हूं। तो अभी ये मेरा आइडियली शेल आ गया। अब हम क्रिएट करेंगे किसको? हमारे डिक्शनरी को। इसको हटा दिया जाए। हम डीएफ लेते हैं, जैसे मैंने जो अभी चर्चा की आपसे, pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, अंदर गए। अब डिक्शनरी लेते हैं और इसको पहले रन करके देखते हैं। तो इस डिक्शनरी में पहले मैंने लिया A:10, कॉमा लगा के दूसरा लिया B:20, कॉमा डाल दीजिए। सॉरी, अभी कॉमा नहीं, डायरेक्ट रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में हम इसको यहाँ से प्रिंट भी करेंगे। सो मैं DF ले लेता हूँ। अब आप इसको रन करके देखिए। मैं रन करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर देखिए लंबा चौड़ा एरर आ गया। क्या बोल रहा है? वैल्यू एरर, इफ यूजिंग ऑल स्केलर वैल्यू यू मस्ट पास एन इंडेक्स। तो इसका मतलब अगर सिर्फ स्केलर क्यों है? क्योंकि 10 और 20 सिंगल सिंगल वैल्यू, तो आपको यहाँ पर एक इंडेक्स पास करना होगा। तो जैसे मैंने इंडेक्स दे दिया, मान लीजिए 100। अब आप इसको सेव करके रन करके देखिए, तब देखेंगे फर्स्ट क्लास आपका चलेगा। और देखिए जो की वैल्यूज थी, की जो था वो कॉलम का लेबल ले रहा है। तो डिक्शनरी का प्रयोग करके जब भी आप कोई भी डेटा फ्रेम बनाएंगे, चाहे सीरीज बनाइए, तो जो की होती है वो हमेशा कॉलम का लेबल लेती है। 2D डिक्शनरी लोगे तो आउटर जो रहता है वो कॉलम लेता है, इंटरनल वाले सब रो का ले लेते हैं। वो अभी देखते हैं। तो अब चूंकि हमने बात की डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में अब ये तो हुआ सिंगल डिक्शनरी, लेकिन इसका बनाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 डिक्शनरी का निर्माण करते हैं। सबसे पहले D1 ले लेते हैं। अब D1 में मैं A ले लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ 10, और दूसरा ले लेता हूँ B, कोलन लगा के डाल देता हूँ 20। ये मेरी पहली डिक्शनरी हो गई। दूसरी ली मैंने D2, इक्वल टू मैंने डाला यहाँ पर, फिर से मैं कॉमन ले रहा हूँ, देखिए। इसके बाद मैं डालता हूँ 23, और दूसरा ले लेता हूँ B। जनरली कॉलम हेडिंग्स हम सेम रखते हैं, हम डिफरेंट भी लेके देखेंगे। अब हमने ये ले लिया, देखिए हमारे पास 2 डिक्शनरी तैयार हो गई। अब इन दोनों को पास करना है, तो लिस्ट के फॉर्म में पास करना होगा। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा सिलेबस भी था, मैं वापस चलता हूं यहां से। क्या था सिलेबस? अगर मैं 2 मिनट आपको दिखाऊं कि हमको बनाना है, यहाँ पे तो सीरीज लिखा है, ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की ही मैं बात कर रहा हूं। तो अभी जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं आपको डेटा फ्रेम बनाने के लिए। मैं 2 मिनट लूंगा आपका। यहाँ पे देखिए हमको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, सिंगल डिक्शनरी तो हमने देखा, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, इन दोनों को लेके कार्य करना है। तो इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मैं सीधे वापस से आइडियली शेल पे आ जाता हूं। तो ये भी देखिए मैंने दोनों डिक्शनरी बना दी। अब मैं इसको लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं, D1, D2 ले लिया मैंने। अब आप सीधे इसको रन करके देखिए, ओके करिए। अब देखिए यहाँ पर A और B हमारी हेडिंग आ गई। पहला 10 और 20 दिखाया, पहला डिक्शनरी, दूसरा 23-45, और रो इंडेक्स अपने आप इसका बन गया। पहली बात। अब मान लो इसमें हम एक और ले लेते हैं, यहाँ पे :C, और यहाँ पे डाल देते हैं 56। अब आप इसको रन करके देखो तो जो मैंने पहले आपको बताया, बाकी जगह पे वो क्या कर देगा, मिसिंग वैल्यू को यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अगली बात ये कि जब आप मिसिंग वैल्यू लेते हो तो ये यहाँ पर इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है उस कॉलम की वैल्यू को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब अगर आप टाइप करके देखो एक बार DF क्या कुछ बताता है, ये रन करिए। तो ये तो डेटा फ्रेम ही हुआ, DF सॉरी, तो ये यहाँ पे बात इसकी आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, देखिए DF डॉट हमारा कॉलम लेवल क्या है, C, तब यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इसको एक सीरीज का रूप इसने दिखा दिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो फ्लोट, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये मिसिंग है,
और ये यहाँ पर इसको फ्लोट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे डेटा फ्रेम में लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का प्रयोग करके आप कैसे अपने डेटा फ्रेम को तैयार कर सकते हैं। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के बाद आ रही है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट का भी प्रयोग करना है आपको। तो अब डिक्शनरी ऑफ लिस्ट का मतलब क्या है उसको भी हम समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, आपके डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी तो हमारा ये कवर हो गया यहाँ से। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की। ठीक है, अब देखिए डिक्शनरी ऑफ लिस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई डिक्शनरी बनाई डी, और यहाँ पर इसमें हमने पहला हमारा की लिया, इसके बाद यहाँ पर हमने इसकी डिक्शनरी रेडी की। हमने यहाँ पे डाला 4, 6, 8। ठीक है, दूसरा मैंने की लिया बी और कोलन डाल के यहाँ पे डाला 8, 7 और 5। ठीक है, फिर कोलन डाल के यहाँ पे लिया सी, कोलन डाला, या चलिए इसको 2 ही रखते हैं जस्ट बिकॉज टू सेव द टाइम एंड बिकॉज बाकी सेम वैल्यूज भी आप इसी तरह से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डिक्शनरी को क्लोज करता हूँ। अब आप इस डिक्शनरी ऑफ लिस्ट को भी डेटा फ्रेम में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, या इसके द्वारा डेटा फ्रेम का निर्माण आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में आप डाल देंगे डी को। अब यहां पर आपने क्या कर दिया, इंपोर्ट पैंडास एज व्हाट, योर पीडी। ठीक है ना, एज योर पीडी। तो ये हुआ मेरा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। अब इसके द्वारा भी क्या होगा, अब यहां पर बात क्या आ रही है कि जब आप इसको रन करोगे तो ए कॉलम बनेगा, बी कॉलम बनेगा, लेकिन ये 4, 6, 8 किस तरह से आएंगे, इस तरह से, और कॉलम बी के लिए क्या आएगा 8, 7, 5। ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि जब आप डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ले रहे हैं तो इस ए का यहां पर ये वैल्यू इस तरह से आया, डी का वैल्यू यहां पर इस तरीके से आया। लेकिन जब आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ले रहे थे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का मतलब मैं वापस से एग्जांपल पे लेके चलता हूं आपको। ये देखिए यहां पर ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, यहां पर ए 10, 20, 60 है ना, तो यहां पर एबीसी के केस में क्या हो रहा था, ये रो का फॉर्म ले रहा था। एक बार आप फिर से इसको रन करके देखो तो ये एबीसी आया, फर्स्ट डिक्शनरी, सेकेंड डिक्शनरी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो हमने डिक्शनरी अभी बनाई, मैं अब उस डिक्शनरी को जो अभी मैंने आपको लिख के बताया उस डिक्शनरी को यहाँ पे निर्माण कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया डी, ये डिक्शनरी लेना है। पहले मैं ले लेता हूँ कॉलम, यहाँ पे मैंने डाला 12, 23, 45। ठीक है, दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बी और कोलन डाल के यहाँ पे डाल देता हूँ 56, 67, 78। हो गया मेरा दोनों। ये डी मेरा रेडी हो गया, ये हो गया डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, हमने यहाँ पे डी को पास किया। अब आप इसको रन करके देखिए। जब आप रन करोगे तो आप देखिए हमारा ये ए का कॉलम आया वर्टिकल, बी का कॉलम आया वर्टिकल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और आप देखिए रो लेबल्स हमारा वही बाय डिफॉल्ट जो हमने दिया वही आ रहा है। तो ये बात हुई हमारे किसकी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की। यहां पर भी एक काम करिए, आप इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसमें 4 वैल्यू कर दीजिए, उसमें 3 कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं, एरे मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ। तो जो एरे आप ले रहे हैं जो वैल्यूज के केस में वो सेम होना चाहिए। कॉलम में चेंजेस कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अगर आपने सेम नहीं लिया तो आपको ये एरर प्रोवाइड कर देगा। लेकिन हमने जो कॉलम लिया था एबीसी, उस दौरान अगर उसमें डिफरेंसेस होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने चर्चा की अभी किसकी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की। ना इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे देखिए अभी हमने जब इसको रन किया तो जो डिफॉल्ट कॉलम का ऑर्डर है ए और बी उसी में ये डिस्प्ले हो रहा था। लेकिन आप चाहें तो कॉलम के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं कॉलम्स इक्वल टू, मैं पहले बी को लेना चाहता हूं उसके बाद इस ए को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो आप इसके ऑर्डर को कॉलम्स में जाके इस तरीके से पास कर दीजिए एंड देन व्हेन यू रन इट यू विल सी दिस इज हाउ इट इज कमिंग। पहले आपका कॉलम बी आ रहा है, देन उसके बाद कॉलम का ए आ रहा है, मतलब ए कॉलम आ रहा है, राइट। तो इस तरह से डिक्शनरी ऑफ लिस्ट को प्रयोग करके आप वर्क कर सकते हैं और डेटा फ्रेम को डिक्शनरी ऑफ लिस्ट भी बोला जा सकता है, राइट। तो ये तो बात हुई डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की। ये मेरा लिस्ट और डिक्शनरी से रिलेटेड पूरा काम खत्म हुआ। इसके बाद में अब हम बात करेंगे हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैसे वर्क करते हैं। तो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हो गया, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हो गया, नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो डिक्शनरी ऑफ सीरीज में जाहिर सी बात है सबसे पहले हम सीरीज को यूज करके डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे वो हम समझ लेते हैं। तो सीरीज
का जो बेसिक तरीका है वो आप जानते हैं। हम सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लो। आप क्या इंपोर्ट कर लो, पैंडास को कर लो। कैसे, एस पी डी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी कर रहा हूँ पी डी डॉट सीरीज के नाम से। अब पी डी डॉट सीरीज में जाके जैसे कि मैंने कुछ वैल्यू डाला 4 3 2 1, ये सिंपल है, एक सिंगल सीरीज है। S1 कर लो, एक दूसरी एक और सीरीज ले लो, इट इज माई S2 एंड हियर आई एम टेकिंग पी डी डॉट सीरीज एंड इसमें हम वैल्यू ले लेते हैं 8 7 देन 5 देन 4, राइट। इसको करने के बाद ये दोनों सीरीज मेरी क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज का प्रयोग करना है। मैं पहले सिंगल सीरीज को लेके वर्क करूंगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो आपने डेटा फ्रेम लिया, df लिया इक्वल टू, अब हमने किया पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अगर आपको सिंगल लेना है तो, अब हालांकि मैंने बोला दोनों अलग अलग, तो प्रैक्टिकली हम अलग अलग करके देखेंगे। यहां पर आप दोनों को एक साथ कर दीजिए पास, S1 और S2 को, राइट। तब आप देखिए क्या होता है, प्लस अब चाहे तो आप इसका यहां पर इंडेक्स भी तो दे सकते हैं। यहां पर ये वैल्यू लिया, कॉमा लगा के मान लो आपने अगर इनका लेबल दे दिया A B C और D, तब क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। आपका ये इसमें लेबल्स हैं, यहां पर इसके लेबल डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपने A और B को कॉमन दिया, लेकिन यहां पर E और आपने क्या डाल दिया, F डाल दिया। उस सिचुएशन में क्या रिजल्ट आ रही है, हमने S1 S2 को ही यहां पे पास किया हुआ। तो ये तो एक बेसिक सिंटेक्स हुआ। अब इसके सारे डिफरेंट डायमेंशंस को हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो वापस से मैं आइडियली शेल पे आ जाता हूँ। अब इस पूरे कोड को वापस से हम हटाते हैं। सो अब मैं यहाँ पर सीरीज क्रिएट कर लेता हूँ। S1 लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया पी डी डॉट सीरीज और इसके बीच में कुछ वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3 4 5। इट शुड बी एक्चुअली कॉमा सेपरेटेड, कॉमा 7 कॉमा 9, ठीक है। ये मेरा हो गया। इसके बाद S2 ले लीजिए, यहाँ पर इसको भी कर दीजिए पी डी डॉट सीरीज और यहाँ पर इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 8 है 1 है 3 है, राइट। और लेकिन ये लिस्ट के फॉर्म में होना चाहिए ना, तो 8 है 1 है 3 है, ये हो गया। अब ये रेडी हो गया। अब मैं df क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं सिंगल ले लेता हूँ सीरीज को, फिर उसके बाद मल्टीपल लेंगे। हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम डाला और मैंने यहाँ पर S1 को पास कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सेव करो, लेकिन उससे पहले प्रिंट भी तो करना है। तो df ले लिए। अब आप इसको सेव करके रन करके देखो क्या आ रहा है। आप नोटिस करोगे, देखो ये 3 7 9 एक सिंगल कॉलम रेडी हुआ ना आपका, और इसका डिफॉल्ट कॉलम आ गया, ये रो लेवल डिफॉल्ट आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर S1 और S2 दोनों को ले लूँ, देखिए एक सिंगल सीरीज में फिर से कॉलम वाली बात हुई, लेकिन जब आप मल्टीपल ले लोगे S1 और S2 को, इसके बाद में जब आप इसको रन करोगे, देन यू कैन नोटिस कि यहाँ पर ये अब क्या बोल रहा है, पहली सीरीज पहला रो, दूसरी सीरीज दूसरा रो, और इनकी इंडेक्सिंग देखो डिफॉल्ट 0 1 2 आ रही है। अब हम इसका इंडेक्स को चेंज करते हैं। पहले मैं दोनों को सेम रखता हूँ, ठीक है। तो यहां से हम इसका लेबल चेंज करते हैं, A कॉमा B कॉमा यहाँ पर क्या कर दो C, ठीक है। अब वापस से इसमें भी यहाँ पे डाल दो A, ये मतलब इसका हम चेंज कर रहे हैं, ये हुआ A कॉमा B कॉमा C, ठीक है। ये लेकिन हमारा इंडेक्स में होगा, आई मीन सॉरी लिस्ट में होगा। ये मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली यहां से। अब आप इसको रन करके देखो, तो इट इज शोइंग व्हाट, कॉलम लेवल इस तरीके से आ गया ना हमारा। अब यहां पर अगर मैं इसे E कर दूं और इसे B की जगह D कर दूं, तब आप देखो क्या होता है। आप रन करके देखिए, तो यहां पर ये नन वैल्यू दिखाया ना। तो ये क्या कर रहा है, जब आप मल्टीपल सीरीज लेते हैं या मल्टीपल किसी भी टाइप ऑफ डेटा को स्ट्रक्चर को लेके आप डेटा फ्रेम बनाते हैं, तो उसके जितने यूनिक रो लेवल्स हो या कॉलम लेवल्स होते हैं, उनको वो कंबाइन करता है, यूनिक को लेके कार्य करता है। तो यहाँ पर 5 उसको यूनिक लेबल्स मिले सीरीज में ABCDE, इसलिए उन सब को लिया। और चूंकि B के लिए पहली सीरीज में कोई जगह नहीं थी, वहां पे उसने मिसिंग डाला। चूंकि सेकंड वाला अगर आप रो देखोगे, सेकंड वाली सीरीज, तो उसमें D और C के नाम से कोई भी कॉलम्स या वैल्यूज नहीं है उस पर्टिकुलर रो के लिए। सीरीज के केस में वो रो भी बोल सकते हैं, कॉलम भी बोल सकते हैं, या इंडेक्स बोला जाए। तो बेहतर ये कि D और C इंडेक्स के लिए, चूंकि सीरीज में सेकंड वाली सीरीज में कोई भी वैल्यू नहीं थी, देखिए यहां पर D और C है ही नहीं, तो 1 और 3 के लिए यहां पर इसने क्या कर दिया, इसको मिसिंग कर दिया। अगर आप आइडियली पे जाइए तो ये D और C के लिए इसने इसको क्या कर दिया, मिसिंग कर दिया। तो इस तरह से सीरीज को भी प्रयोग करके आप क्या बना सकते हैं, हमारी डिक्शनरी का क्रिएशन कर सकते हैं। मैं वापस से अपने इस कोड पे आ जाता हूं।
ये बात हुई। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसके कॉलम्स को चेंज करने का प्रयास करूं, मान लीजिए अब जो देखिए 5 हो गए ना कॉलम डिफरेंट, तो क्या ये कुछ फर्क पड़ेगा इसमें? मैं नंबर लेता हूँ 10 20 30, केवल 3 लेके देखते हैं एरर आता है कि क्या आता है, हम देखते हैं। तो देखिए अब इसने 10 20 30 किया, लेकिन उससे मैचिंग वाला कुछ है ही नहीं। तो क्या हो रहा है कि कॉलम अगर आप चेंज करने का प्रयास करोगे तो नहीं लेगा। हाँ, यहाँ पर इनके ऑर्डर्स को आप जरूर चेंज कर सकते हैं। तो जब पहले भी मैंने आपको बताया, अगर आप कॉलम्स में जाके करते हैं, सबसे पहले ई करते हैं, फिर ए करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, सी करते हैं, उसके बाद में अगर आप डी कर देते हैं, तब ये ऑर्डर देखिए लेने से आपका ऑर्डर जो है कॉलम का वो जरूर चेंज हो जाएगा जैसा हमने वहां पर लिया। तो इस प्रकार से देखिए हमने 4 ही लिए यहाँ पे, ई सी, ई ए सी और डी। आई गेस टोटल 5 है, ए बी भी है, लेकिन बी को हमने लिया तो सिर्फ 4 को ही ये दिखा रहा है, बी को इसने हटा दिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीकों से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं एज पर इस सिलेबस जो अभी हमने देखा। ऑलराइट, तो अभी हमने ये देख लिया कि भाई सीरीज बनाया, सीरीज की लिस्ट लेके हमने कैसे डेटा फ्रेम रेडी कर लिया। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात है, जो एक और चीज हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखनी है, दैट इज डिक्शनरी ऑफ सीरीज। मतलब जब आप डेटा फ्रेम रेडी कर रहे हो तो डिक्शनरी ऑफ सीरीज के साथ आप कैसे वर्क करोगे। वापस से मैं अपने उसी एग्जाम्पल पे आ जाता हूं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमने 2 सीरीज रेडी कर लिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। अब वापस से मैं थोड़ा इसकी इंडेक्सिंग हटा देता हूं और इसको डिफॉल्ट इंडेक्स के साथ में हम बनाते हैं। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे S1 लिया, कॉमा डाला, S2 किया। एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसको फिर हमने रन किया। रन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ये रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। ये मेरी कॉलम की लेबलिंग हो गई, ये मेरे रो के इंडेक्स हो गए, ये मेरा 379 और सीरीज 1 और सीरीज 2 को हमने डिस्प्ले कर दिया। अब डिक्शनरी और सीरीज का मतलब क्या है, या तो आप यहीं पर डिक्शनरी बना लो, या फिर ज़्यादा बेहतर है कि मैं यहाँ पर ये जो डिक्शनरी है यहीं पर क्रिएट करता हूँ। मैं सबसे पहले डिक्शनरी ले लेता हूँ और ये जो S1 है, S1 के लिए मैं कॉलम हेडिंग डाल देता हूँ A, कोलन डाल के मैंने डाला S1, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दूसरा की लिया मैंने B और यहाँ पर इसके लिए मैंने डाल दिया S2। अभी आप देखो जो रिजल्ट मैंने बनाया था उसमें पहली सीरीज इसकी बन रही थी, मतलब पहला रो, और दूसरा रो दूसरी सीरीज का बन रहा था। अब लेकिन जब आप डिक्शनरी बना के इसको एग्जीक्यूट करोगे तो थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अब क्या होगा, ए जो है मेरा कॉलम नेम होगा, क्योंकि जब भी आप डिक्शनरी लेते हो उसकी जो की है वो कॉलम का लेबल का कार्य करती है। तो जब वो कॉलम लेवल बन जाएगा तो S1 जो है वर्टिकल आ जाएगा, मतलब अब ये 379 जो पहले रो था अब ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार रन करके हम देखते हैं इसको। सो यहां से मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, तो अब आप देखो 379 वर्टिकल पहला कॉलम हो गया और जो सेकेंड सीरीज थी 813 वो बी में आ गई। तो इस तरह से डिक्शनरी ऑफ सीरीज भी आप क्या कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बात हुई मेरी डिक्शनरी ऑफ सीरीज की। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सीरीज बनाई, से फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नाम से। अब एम्प्लॉय का मैंने यहाँ पर लिखा pd.series और इसके अंदर में जैसे टोटल एम्प्लॉयज अलग अलग डिपार्टमेंट के मैं डाल देता हूँ, इस तरह से मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद में इसकी सैलरी का मैं एक सीरीज क्रिएट कर देता हूँ, pd.series लिया। सैलरीज में मैंने टोटल एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, कुछ भी फिगर डाल देता हूँ सो दैट हमको वैल्यू मिल जाए। और 21 है तो इसके लिए भी हम कुछ कुछ वैल्यूज इस तरह से डाल देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों आ गया। अब हमने एवरेज निकाला, जिसमें हमने देखिए अभी हमने सीरीज बनाई, अब हमने क्या कर दिया, सैलरी डिवाइडेड बाई EMP कर दिया, तो ये नई सीरीज क्रिएट कर देगा। अब इसकी बेसिस पे हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। अब डिक्शनरी में मैं हेडिंग ले लेता हूँ सबसे पहले, जैसे मैंने लिया EMP और यहाँ पे मैं इसी EMP सीरीज को ले लेता हूँ, फिर सैलरी ले लेता हूँ। अब चूंकि हम ये स्ट्रिंग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको सिंगल कोटेशन मार्क में तो लेना ही होगा, चूंकि सीरीज इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट, तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सैलरी ले लो और ये सैलरी सीरीज का नाम हमने यहाँ पे ले लिया, कोलन लगा के एवरेज, और फिर जो हमारी एवरेज की सीरीज अभी यहाँ पे रेडी हुई AVG के नाम से, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमने रेडी किया, डिक्शनरी तैयार हो गया। अब डेटा फ्रेम बना लेते हैं, इक्वल टू pd.data frame, ठीक है। तो DATA
ठीक है ना, FRAME, ब्रैकेट में हमने डी को पास कर दिया, खत्म बात। अब आप इसको प्रिंट भी करेंगे, सो मैंने यहाँ पे प्रिंट ले लिया, डी लिया। अब आप इसको रन करिए। रन करने के बाद देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अब आप देखिए कुछ इस तरह से ये डी टाइप बता रहा है, एवरेज सैलरी, कुछ तो भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। चलिए इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा डिक्शनरी को हमने डिस्प्ले कर दिया, एक्चुअली हमको डिस्प्ले करना था डेटा फ्रेम को। अब हमने इसको करेक्ट किया, अब इसके बाद इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप नोटिस करो ये एम्प्लॉई आ गया, सैलरी आ गया, एवरेज आई गेस आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। मैं फिर से इसको एक बार रन करता हूँ। सो नाउ यू कैन नोटिस ये एम्प्लॉई, ये सैलरी और ये एवरेज, और ये जो हमने सीरीज लिया था उसकी बेसिस पे, मतलब डिक्शनरी ऑफ सीरीज बना के उसकी बेसिस पे हमने ये डेटा फ्रेम को रेडी कर लिया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अलग अलग तरीकों से हम अपने डेटा फ्रेम का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा रह जाता है जब हम डिक्शनरी डेटा फ्रेम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो वो है कि क्रिएटिंग डेटा फ्रेम यूजिंग 2D डिक्शनरी। अब 2D डिक्शनरी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, मैंने ये डी लिया, इसके अंदर में एक मैंने सपोज सबसे पहले कॉलम लिया। देखिए आप 2D डिक्शनरी भी लोगे तो उसका जो आउटर कॉलम है, जैसे ये रो नंबर 1 है, ठीक है, ये हम लेंगे। अब जैसे रो नंबर 1 में चूंकि यहाँ पे नेम आ रहा है तो हमने डाला सैन, कॉलर लगा के रो नंबर 2 जहां पे हमने डाल दिया मैन। तो ये देखिए इंटरनल डिक्शनरी होगी। कॉमा लगा के आप दूसरी डिक्शनरी लेंगे तो मतलब उसका हम की ले रहे हैं, मतलब ये दूसरे कॉलम के लिए हुआ। जैसे हमने मान लिए यहाँ पे लिया एज, कोलन डाला, फिर यहाँ पे डिक्शनरी बनाई। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हम इंटरनल या नेस्टेड जो डिक्शनरी ले रहे हैं, इंटरनल डिक्शनरी या इनर डिक्शनरी भी आप इसको बोल सकते हैं, तो इसका जो की है ना वो सेम होना चाहिए। आउटर डिक्शनरी जो है उसका आप जो है की डिफरेंट ले सकते हो। तो ये 1 है। अब चूंकि एज है तो जैसे मैंने डाला 20, 2 कोलन डाल के यहाँ पे डाल दिया 30, राइट। इसके बाद में इसको डिक्शनरी को क्या कर दो, बंद कर दो। ये क्लियर हो गया। अब ये डिक्शनरी है, मान लो इस डिक्शनरी को यूज करके अगर आप लिखते हो, सपोज यहाँ पे डीएफ बनाते हो, डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट, आपने डाला डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम में ब्रैकेट में अगर आप डी डाल दोगे और इसके बाद यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दीजिए, क्या इंपोर्ट कर दीजिए, पैंडाज एस पीडी, ठीक है। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे इसका जो रिजल्ट है ना ये कुछ इस तरह से आएगा। जैसे नेम आ गया, ये एज आ गया, यहाँ पर ये 1 और 2 नंबर की रो आ जाएगी, यहाँ पर ये हो गया सैन और मैन, और इसके बाद में यहाँ पर ये एज आपको दिखा देगा 20 और 30। तो मतलब कहने का ये है कि आप इस तरह से 2D डिक्शनरी को डायरेक्टली यूज करके भी अपना वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये जो आउटर की है ये किसका काम कर रही है, यहाँ पे कॉलम का, और जो इनर कीज हैं वो यहाँ पे किसका काम कर रही है, हमारी रोज का। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है जब आप 2D डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड द क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब क्रिएशन के बाद जो अगली बात आ रही है वो ये कि डेटा फ्रेम हमने बनाया तो उससे हम डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। तो सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग डेटा आइदर फ्रॉम रोज या कॉलम्स या दोनों से। तो इसमें अलग अलग तरीके से मल्टीपल वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सबसेट कैसे बनाएंगे, इंडिविजुअल वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलेक्टिंग एक्सेसिंग एक कॉलम। किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कैसे करते हैं। तो उसके 2-3 तरीके। देखिए एक्सेस करना है, सपोज दैट आपके पास एक डेटा फ्रेम है डीएफ, आपने ब्रैकेट डाला, इसमें यहां पर कॉलम नेम लगा दो, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आपने डीएफ लगाया, और सॉरी डीएफ लिया, डॉट लगाया, सीधे कॉलम नाम दे दो और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो एक्सेस हो जाएगी। ये पहला एक बेसिक तरीका है। तो चलिए इसको एक बार मैं पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आपको। मैं क्या करता हूं, यहां से ऑलरेडी जो फाइल मैंने डेटा फ्रेम के लिए बनाई हुई है उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये मेरी डेटा फ्रेम है, मैं इसको यहां से रन करता हूं। ये मेरा डेटा फ्रेम आ गया। अब आपको इसमें से किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है। अब जैसे अगर आप केवल डीएफ करोगे तो ये डीएफ आपको इस तरह से दिखा रहा है, पूरे रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर मैं करता हूं डीएफ डॉट नेम, अब देखो आप क्या रिजल्ट दिखा रहे हैं, एक सिंगल कॉलम आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे। आप चाहें तो इसे डीएफ लगा के ब्रैकेट में भी इस तरह से नेम लिख देंगे तो भी आपको आंसर दे देगा। तो ये एक तरीका हो गया सिंगल कॉलम को एक्सेस करने का, ठीक है। अब सिंगल कॉलम एक्सेस करने के बाद में बात आ रही है मल्टीपल कॉलम्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसका क्या प्रावधान है, उसका क्या तरीका है। तो देखो मल्टीपल कॉलम अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके भी 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप डेटा फ्रेम ले लो, ब्रैकेट डालो,
इसमें जैसे कॉलम 1 है उसको आप मेंशन कर दो कॉलम नंबर 1, कॉलम कॉमा लगा के दूसरा दे दो कॉलम नंबर 2, ठीक है ना। ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान हमको ये रखना है कि ये एक्चुअली लिस्ट के फॉर्म में हमको डालना है, क्योंकि अगर आप खाली डीएफ में अगर वैल 1 या कॉलम 1 और कॉलम 2 डालोगे तो वो उसको गलत दे देगा। तो लिस्ट के अंदर आपको इसको डिफाइन करना, ये आपको ध्यान रखना है। इसको भी एक बार हम पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं सीधे अपने पाइथन की आईडीएलई में आ जाता हूँ। यहाँ पर देखो, अभी पहले हम डेटा फ्रेम पूरा ले लेते हैं। अब इसके बाद में हमने लिया डीएफ, इसके बाद में लेट सपोज अगर मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ जैसे नेम और कॉमा लगा के यहाँ पे ले लेता हूँ स्कोर, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करो तो एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसको लिस्ट में यहाँ पर लिया नहीं। तो अगर आप मल्टीपल कॉलम को डायरेक्ट डेटा फ्रेम के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या डालना है, इसमें यहाँ पे ब्रैकेट डाल देना है और इसके बाद में यहाँ पर भी ब्रैकेट, ठीक है। अब आप एंटर करके एग्जीक्यूट करो तो देखो आपको रिजल्ट मिल गया। तो ये एक तरीका हो गया। तो ये तो हुआ सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम को डायरेक्टली आप कैसे एक्सेस करते हैं। इसके बाद में इन्हीं वैल्यूज को हम अलग अलग तरीकों से और भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा फ्रेम का सबसेट बनाना। देखिए, डेटा फ्रेम का सबसेट बनाना, सबसेट बनाने का मतलब हम डेटा ही एक्सेस कर रहे हैं रो और कॉलम से। तो इसके 3 तरीके हैं। एक तो है आपका एलओसी, दूसरा है ILOC, ये मल्टीपल वैल्यूज के लिए है। इसके अलावा आप AT का यूज कर सकते हो और IAT का। तो ये दोनों जो होते हैं आपके LOC और ILOC, ये होते हैं मल्टीपल वैल्यूज के लिए। अब मल्टीपल वैल्यूज में आपका रोज भी हो सकता है और आपका कॉलम्स भी हो सकता है, ठीक है। और जब आप AT का बोलेंगे तो यहां पर ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू की बात करता है, चाहे वो रो से हो या फिर आपके कॉलम से हो। आगे बात समझ में? तो अब यहां पर ये सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि LOC के थ्रू अगर आपको डेटा फ्रेम का सबसेट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो देखिए, आप लेते हो df.loc, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले यहां पे रहती है रो की रेंज, कॉलम लगा के रहती है, कोलन लगा के रहती है एक्चुअली कॉलम की रेंज। अब यहां पे रेंज कैसे आप डिफाइन करते हो, तो आप क्या लेते हो df.loc और LOC के बाद में जैसे रो 1 कोलन रो नंबर n, ठीक है। उसके बाद कॉलम की रेंज क्या रहती, कॉलम 1 से लेकर कॉलम नंबर n, ये आप रेंज देते हो। अब LOC जो होता है, एक चीज याद रखिए, ये यूज करता है क्या, लेबल्स को। किसके लेबल्स को? रोज एंड कॉलम्स के लिए। किस लिए? डेटा को एक्सेस करने के लिए, फॉर डेटा एक्सेस, ठीक है। तो LOC में आप एक्चुअली यहाँ पे लेबल्स प्रोवाइड करते हो। अब इस LOC के द्वारा आप अलग अलग तरीके से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। कैसे? जैसे एक तरीका है, मान लो कोई भी, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, आपने डाला LOC, अब रो नंबर 1 है, तो चूंकि ये लेबल यूज कर रहा है तो आपने डाला 1:3, ठीक है ना। केवल 1:3 कर दोगे तो ये क्या करेगा, ऑल कॉलम्स को शो करेगा, ठीक है ना, विथ रो नंबर 1 2 3 दोनों। यहां पर जो एंड पार्ट है ना, ये हमेशा क्या रहता है, इंक्लूडेड रहता है रिजल्ट में। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब यहां पर 1 और 3 क्या है, लेबल के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए ये 1 2 3 की बात हो रही है यूजिंग LOC, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं df.loc और यहां पे आप जैसे आपने लिखा 1:3 कॉमा लगाया और कॉमा के बाद में आपने जैसे दिया कॉलम 1, ठीक है, कोलन लगा के कॉलम 3, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, जो रिजल्ट देगा 1 2 3 देगा, यहाँ पे कोलन 1 कोलन 2 और कोलन 3 को यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरा क्या तरीका है, जैसे आपने लगाया df.loc, अगर आपको केवल जो है कॉलम देखना है तो आप यहाँ पे कोलन डाल दीजिए और आपने डाला C1 कोलन C3, तो जितनी भी रोज होंगी सबको दिखाएगा, केवल C1 C2 और C3 को यहाँ पे ले लेगा। अच्छा, इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके से हम इसको प्रयोग करते हैं। तो बेहतर ये कि मैं आइडियली शेल पे चलूँ और वहां पे इन सबको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो मैं आ गया अपनी आइडियली पे, मैं पहले अपने डेटा फ्रेम को शो कर देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं df.loc की। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, सिर्फ LOC लगाते हैं। देखो पूरा रिजल्ट दिखा रहा है ना, आपने बीच में कोलन लगा दिए, समझ गए। आप दिया df.loc। अब हम सिर्फ रो की पहले बात करेंगे। तो पहला जो रहता है वो रो की रेंज रहती है।
अब यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 देखो, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको 0 1 2 3 4 ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है, लेकिन एलओसी इनको लेवल के रूप में प्रयोग करेगा। अगर आप यहाँ पे लिखोगे 0:2 तो इसका मतलब ये केवल 0 1 नहीं दिखाएगा, 0 लेवल 1 लेवल और 2 लेवल के रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। एलओसी कर दो तो ये देखो आप 0 1 2 तीनों को दिखा दिया सारे कॉलम्स के साथ में। अगर आप लिखते हो df.loc और केवल यहाँ पे अगर आप दे देते हो 1, तब आप क्या दिखा रहा है आपको, 1 का मतलब नेम धोनी, एज और स्कोर धोनी 24 और 180 मतलब 181, मतलब केवल एक रो को उसने उठाया और कॉलमनर फॉर्म में आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो आप ध्यान रखना इस बात को। अब इसके बाद अगर आप लिखते हो df.loc, मैंने बोला 1:3 तो देखो ये क्या दिखा रहा है आपको, 1 2 और 3 के रिकॉर्ड को दिखा रहा है। अब थोड़ा इसको बढ़ते हैं आगे, df.loc यहाँ पर हमने किया 1:3 कॉमा लगा के, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे दे देता हूँ नेम तो मतलब केवल एक कॉलम 1 2 3 को ये फिल्टर करके आपको दिखा रहा है। अगर आप लिखते हो df.loc, ठीक है ना, कोलन लगा के सिर्फ अगर आप नेम लिख के दे दो तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम को क्या करेगा, एक्सेस करके दे देगा। तो आप अगर आप df.name भी करोगे तो वही रिजल्ट दे रहा है, df.loc करोगे तो भी आपको ये रिजल्ट वही दे रहा है। तो क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है ना। तो जो मेरा क्वेश्चन पेपर का सेशन होगा पाईक्यूज का या सैंपल पेपर डिस्कशन का, वहां पे हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना, वहां पे ऑलरेडी क्वेश्चनेयर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब df.loc ले लो। अब यहां पर मैं आ जाता हूं, मैंने रेंज दी 2:4 कॉमा लगा के, यहां पे मैंने दे दिया नेम, ठीक है ना, कोलन कर दिया। अब चूंकि सिर्फ एज तक लेना है तो आप रेंज भी दे सकते हो, या इसको चूंकि ये तो अगल बगल ही है, बट चलिए ठीक है मैं स्कोर ही ले लेता हूँ कोलन लगा के। तो ये सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आपको केवल एडजेसेंट रोज को ही डिस्प्ले करना है, सॉरी कॉलम्स को डिस्प्ले करना है, तो एलओसी लिया 2:4। आप चाहें तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए और यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, नेम और कॉमा लगा के आपने दे दिया एज। आप इस तरह से भी लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू दे दीजिए, तो ये नेम और एज को भी आपको दिखा देगा। तो इस तरह से डिफरेंट तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, एलओसी का प्रयोग करके रो या कॉलम से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरी बात हुई हमारे किसकी, हमारे एलओसी की। इसके बाद में अब हम बात करेंगे एलओसी के बाद में नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज योर आईएलओसी। किसकी बात कर रहे हैं हम, आईएलओसी की। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए एलओसी और आईएलओसी दोनों का काम वही है, डेटा को एक्सेस करना रोज एंड कॉलम से। आईएलओसी क्या करता है, ये जो आपका डिफॉल्ट इंडेक्स है उसको यूज करता है फॉर एक्सेसिंग डेटा। कहां से डेटा एक्सेस करने से, फ्रॉम रोज एंड कॉलम से, पहली बात। तो क्या यूज करता है, डिफॉल्ट इंडेक्स। दूसरा जो एंड इंडेक्स होता है, ठीक है ना, इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ये 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द रिजल्ट सेट। जो भी रिजल्ट सेट आप जनरेट करोगे उसमें एंड इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। इसका तरीका क्या है, आप लेते हो df.iloc, ब्रैकेट में देते हो रेंज ऑफ रोज, तो ये मैं इसको लिखता हूं रो की रेंज, कोलन लगा के कॉलम की रेंज, ठीक है ना। ये इसका तरीका है। और जैसे मैंने बोला एंड पार्ट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो जैसे आपने लिया df.iloc, आपने लिया 0:3 कॉमा लगा के 0:2, तो अब ये क्या करेगा, रिजल्ट देगा 0 1 और 2 का, और यहां देगा 0 और 1 का। इस तरह से आपका डेटा फ्रेम क्या होगा, तैयार होगा। तो ये 3 वाला जो एंड लेवल है या एंड इंडेक्स है ये एक्सक्लूडेड होगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट इंडेक्स का प्रयोग करके कार्य होता है। इसको भी मैं आइडियली शेल पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। ऑलराइट, सो दिस इज माई आइडियली। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो ये डेटा फ्रेम है। फिर से एक बार रन कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आईएलओसी के, तो आप देखो df.iloc कर दो और सपोज यहाँ पे आप सिर्फ 0 ले लो, तो क्या दिखा रहा है, फर्स्ट आपका जो रो है उसको दिखा रहा है, और फर्स्ट कॉलम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, तीनों कॉलम सॉरी, आप देखो ये नेम एज और स्कोर को वर्टिकल कर दिया, सचिन 28 और 192 को दिखा रहा है क्योंकि हमने 0 डाला। अब अगर आप df.iloc करते हो और आपने यहाँ पे दिया 0:3, तो आप देखो क्या दिखा रहा है, ये 0 1 2 को दिखा रहा है आपको। दैट इज यहाँ पर आप इस रिकॉर्ड में देखो सचिन, धौरव, सॉरी धोनी और
क्या है आपका सौरव, इन तीनों को इसने दिखा दिया। अब थर्ड नंबर यहाँ पे क्या कर दिया इसने, एक्सक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे मैं फिर से ले लेता हूँ df डॉट ILOC और यहाँ पर आप ले लीजिए 0:3 और कॉमा लगा के ले लो 0:2। ठीक है, अब रन करो तो ये देखो 2 कॉलम्स को दिखा रहा है 0 और 1 को उनके डिफॉल्ट इंडेक्सिंग के द्वारा। मान लो अगर आप यहाँ पर इसी को उठाते हो और अगर आप यहाँ पे कॉलम का नाम दे देते हो सपोज, तो क्या दिखाएगा ये उस सिचुएशन में, आप रन करो तो ये आपको वैल्यू एरर शो कर देगा। मैं वापस से डेटा फ्रेम ले लेता हूँ, तो इसका मतलब ILOC लेना है, आप किसी एक कॉलम को ले लो, कॉमा लगा के फिर अगर आप 0 ले लो, तब देखो क्या दिखा रहा है, एक सिंगल वैल्यू का आपको दिखा रहा है। अगर आप df डॉट LOC ले लेते हो और LOC में सपोज मेरा रो लेबल 1 है और नेम को हमको दिखाना है, तो आप केवल नाम ले लो। ठीक है, अगर सिंगल वैल्यू दिखानी तो इस तरह से हम वैल्यू को भी दिखा सकते हैं। आगे सिंगल वैल्यू को हम देख लेंगे एक बार और। ठीक है, अब उसके लिए एक्चुअली हम AT और IAT का इस प्रयोग करते हैं, बट इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आई गेस आपको df डॉट ILOC और LOC का भी प्रयोग समझ में आ गया होगा। LOC जो होता है लेबल बेस्ड होता है, ILOC जो रहता है वो इंडेक्स बेस्ड होता है। LOC में जो एंड लेबल होता है वो भी इंक्लूडेड होता है रिजल्ट सेट में, जबकि ILOC में जो एंड इंडेक्स होता है या लेबल, जिसको लेबल तो नहीं बोलेंगे, एंड इंडेक्स ही बोलेंगे, वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, वो रिजल्ट सेट में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो और ये दोनों जो है डेटा फ्रेम का सबसेट बनाने के लिए, डेटा फ्रेम से डेटा को एक्सेस करने के लिए, पर्टिकुलर रो से, पर्टिकुलर कॉलम से, रेंज ऑफ रो से, रेंज ऑफ कॉलम से, उन सब के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं वापस से अपने स्क्रीन पे आ जाता हूं। नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट LOC के बाद में इंडिविजुअल वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो एक तो अभी हमने आपको बता ही दिया। तो देखो इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करने के भी अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप डेटा फ्रेम लेते हो, ब्रैकेट लगाते हो, इसमें आप कॉलम का नाम देते हो ना, तो आप कॉलम का नाम दे दो। उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट लगाओ, यहां पे आप क्या दे दो, रो का नाम दे दो। अब वो डिफॉल्ट इंडेक्स भी हो सकता है, बट जनरली ये लेबल के केस में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला आप ले लो df, यहां पर सॉरी डॉट लगा के भी आप कॉलम का नाम ले सकते हो, तो मैंने लिया कॉलम नेम। ठीक है, अब इसके बाद में ये डॉट के साथ है, लेकिन इसके बाद इसके ब्रैकेट में आपको रो का क्या देना पड़ेगा, रो लेबल या रो नेम या रो इंडेक्स। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूं, आप इसको इन नेम की जगह क्या कर दो, इंडेक्स कर दो। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा मैंने आपको बताया df डॉट LOC ले लो, तो पहले आपका रो लेबल रहेगा कोई एक पर्टिकुलर, और कॉमा लगा के फिर आप क्या लेंगे, दूसरा कॉलम का लेबल ले लेंगे। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। चौथा ये होगा df डॉट ILOC आपने लिया और यहां पर भी आप क्या लेंगे, रो इंडेक्स। यहां पे तो स्पेसिफाई ही करना पड़ेगा रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। तो ये एक तरीका हो गया आपका। इन सब को अभी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसके अलावा आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे AT मेथड का या AT एट्रीब्यूट का। अब AT क्या करता है, इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कहां से इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करना है, फ्रॉम डेटा फ्रेम। ठीक है, और यहां पर ये इस्तेमाल करता है किसका, ये लेबल्स इस्तेमाल करता है ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कौन, AT, और इस सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा। यूज आप कैसे करते हो, df डॉट AT लगाना है आपको। यहां पे आपको पहले देना है रो का लेबल, कोलन लगा के आपको, सॉरी कोलन नहीं, कॉमा लगा के देना है कॉलम का लेबल। ये हो गया AT का मेथड। और इसी तरीके से इसमें होता है IAT। अब IAT का भी जो प्रयोग है आप किस लिए करते हो, इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। याद रखिएगा इंडिविजुअल वैल्यू कहां से, ऑफ डेटा फ्रेम या फ्रॉम डेटा फ्रेम। तो उसको अगर आपको निकालना है तो आप IAT प्रयोग कर सकते हैं। और ये क्या यूज करता है, ये रो कॉलम इंडेक्स का प्रयोग करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। स्पेलिंग मैं ठीक कर दूं, इंडेक्स को। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करोगे, तो df लगाते हो, देन IAT डालते हो, अब ब्रैकेट में जाके पहले आप दोगे रो इंडेक्स, कॉमा लगा के आप दे दोगे क्या, आपका कॉलम इंडेक्स। इतना अगर आप कर गए, आपका सिंगल वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब इसको सबको हम प्रैक्टिकली एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। मैं चलता हूं पाइथन शेल पे, तो इसके लिए जो हमारा ऑलरेडी हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको ले लेते हैं। ये डेटा फ्रेम मेरा आ गया। अब हम सबसे पहले बोलेंगे df डॉट नेम, पूरा नेम दिखा दिया। अब df डॉट नेम करके ब्रैकेट में आप डाल दो 1, तो क्या दिखा रहा है आपको, धोनी दिखाया ना,
तो ये हुआ सिंगल वैल्यू। दूसरा है df डॉट ब्रैकेट डालो, हमने एक कॉलम लिया नेम, एग्जीक्यूट करो, पूरा कॉलम आ गया, df लगाया, ब्रैकेट में डाला नेम, उसके बाद फिर एक ब्रैकेट लगाया, इसको क्लोज करके फिर ब्रैकेट डाला। अब यहाँ पे रो नंबर हमने डाला 3, तो देखिए राहुल को दिखा दे रही है, इंडिविजुअल आया ना। अब इसके बाद में आप ले लेते हो LOC, तो मैंने लिया df डॉट LOC, हमने पहले रो नंबर देना है, जैसे 2 डाला, कॉमा लगा के एज, ठीक है ना। अब देखिए क्या दिखा रहा है 29.0, आप चाहो तो डीएफ करके देख लो, एज 29.0, यहाँ पे क्या दिया था सेकंड वाला रो और एज। अच्छा अब ILOC करके देखो, df डॉट ILOC, यहाँ पे हमने बोला 2 और कॉमा लगा के हमने एज का मतलब क्या हुआ, चलो हम 2 डाल के देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नैन दिखा रहा है, तो 2 का मतलब 0 1 2 लेगा डिफॉल्ट स्कोर को, चूंकि यहाँ पे रो लेवल नंबर में ही है और डिफॉल्ट में ही है, इसलिए उसको ही इसने उठाया। तो आई गेस आपको ILOC भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं IAT की। IAT भी इंडेक्स लेता है, अगर आप 2,2 करोगे तो आंसर क्या दे रहा है, NaN ही दे रहा है। अगर आप df डॉट IAT करोगे और 1,1 कर दोगे तो भी आंसर आपको 24.0 देगा। अब df में आप लेबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अदरवाइज एरर आ जाएगा। अब df डॉट AT ले लो, अगर इसमें आप दे देते हो रो नंबर जो है या लेबल जो उसका 0 है, प्लस आप दे दो स्कोर, ठीक है, क्या कर दो स्कोर, ठीक है, रन करके देखो तो df ये दिखा रहा है, df कर दो। तो ये तो हो गया ओवरऑल डेटा फ्रेम में से कैसे डेटा को आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो डिफरेंट तरीकों से, इंडिविजुअल आइटम के लिए या सेट ऑफ वैल्यूज के लिए या डेटा फ्रेम का सबसेट बनाने के लिए। तो LOC, ILOC, AT, IAT, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम नेम, डेटा फ्रेम ब्रैकेट में कॉलम के साथ उसका रो नंबर को लेके या रो लेबल को लेके डेटा को एक्सेस करने का पूरा तरीका। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स। तो देखिए हमने क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद सेलेक्ट भी कर लिया, ठीक है ना, तो ये दोनों काम हमारा हो गया। अब बात आ रही है जब ऑपरेशंस की बात आती है तो इसमें मेनली होता है एग्जिस्टिंग में ऐड करना और डिलीट करने का काम। तो सबसे पहला यहाँ पर हम बात करेंगे नया कॉलम कैसे ऐड करेंगे किसी एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में। तो देखिए नया अगर आपको कॉलम ऐड करना है, ऑलरेडी आपके पास में डेटा फ्रेम है, जैसे ये सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है। अब तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ऐड करने के लिए सीधे सीधे df लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, जो भी नया कॉलम नेम है वो आपको देना पड़ेगा और उसके बाद इक्वल टू लगा के लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर आपको वैल्यूज को पास करनी पड़ेगी। एक ही बात ध्यान रखिए कि जैसे आप यहाँ पर एक नया कॉलम बना रहे हैं परसेंट के बगल में, ये परसेंट है, इसके बगल में एक नया कॉलम आपको बनाना है। कितनी रोज है, 3 रोज है, मतलब 3 वैल्यू है। तो आप नया कॉलम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें भी आपको 3 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। आप 4 डाल दोगे, 2 डाल दोगे तो आपको वैल्यू एरर मिल जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि df डॉट कॉलम नेम लगा के आप कभी भी नया कॉलम ऐड नहीं कर सकते। तीसरी बात है, अगर ऑलरेडी कोई कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी अगर कोई कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती, अपडेट हो जाएंगी, ना कि वो नया कॉलम ऐड होगा। तीनों को अभी हम चल के आइडियली शेल पे करके देखते हैं। तो 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इनफैक्ट 4, कैसे इसमें वैल्यू अपडेट, मतलब एग्जिस्टिंग कॉलम कैसे, नया कॉलम आप कैसे ऐड करोगे, df डॉट कॉलम से ये काम नहीं करेगा, और ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और वही कॉलम लेने लोगे तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। चौथी एक बात और ये कि आपने लिया df और अगर आप कॉलम नेम लगा देते हो यहाँ पर और उसके बाद में अगर आप कोई एक सिंगल वैल्यू डालोगे जिसको कि हम स्केलर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना, स्केलर वैल्यू अगर आप डालोगे तो सभी जगह में वो एक ही वैल्यू को क्या कर देगा, ऑल रोज में एक ही वैल्यू को, 1 वैल्यू को ही क्या कर देगा, डाल देगा। ये चौथी बात हो गई। पांचवा, इसके अलावा हम चाहें तो नया कॉलम ऐड करने के लिए LOC का इस्तेमाल कर सकते हैं। ILOC का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, LOC का ही सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं। और एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं असाइन। उस असाइन के द्वारा भी हम डेटा फ्रेम में नया एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो ये 5-6 चीजें हैं जिनको प्रयोग करके अब हमको आगे अपना कार्य करना है। तो चलिए आइडियली शेल पे चलते हैं। तो देखो वापस से हम अपने आइडियली पे आ गए। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये डेटा फ्रेम बना है, एक बार और df कर दो, ये वैल्यूज आपको दिख रही है। अब हमको सबसे पहले देखना है कॉलम ऐड करना है। कॉलम ऐड करने के लिए सबसे पहले जैसे आप df डॉट लगाओ,
नेम एज और स्कोर है, हम क्या कर देते हैं क्लास ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्लास जो है इक्वल टू कर दो और यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू डालो 34, तो देखो क्या दिखा रहा है सिंटैक्स एरर, क्यों? क्योंकि df डॉट क्लास तो एक कीवर्ड है ना, तो एक और एस लगा दो, ठीक है। अब इक्वल टू अगर आप क्लास 12 ही डाल दो, चलो तो देखो ये बन गया। df करो तो स्केलर वैल्यू आई क्या? नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? आना तो चाहिए। तो अब मैं काम करता हूँ कोलन लगा के इसमें अब हम यहाँ पे क्लास कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इक्वल टू डाल के मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, तो ये आ गया, तो df आ गया। हाँ, मैंने आपको बताया कि डॉट लगा के आप कॉलम ले लोगे तो वो अपडेट नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे सब में सिंगल वैल्यू आ गई, तो ये हुआ एक सिंगल वैल्यू करना। अब मान लो अगर आप लेते हो df, ब्रैकेट में आपने ले लिया एज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल टू अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यू डालते हो, 12 डालते हो, 23 डालते हो, 45 डालते हो, देन 20 या 32 डाल दो। हमने 4 वैल्यू ली, टोटल एक्चुअली 5 डालना चाहिए। क्या दिखाया? वैल्यू एरर। क्यों? क्योंकि 5 वैल्यू डालना था, हमने 4 ही वैल्यू को यहाँ पे डाला। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं वापस df को डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी बने रहे। अब यहाँ पर ये 32 के बाद एक और वैल्यू हमने डाला 66, एंटर करो, df को शो करो, तो देखो एग्जिस्टिंग कॉलम अब क्या हो गया, आपका अपडेट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यूज चेंज आ रही हैं। तीसरा है df डॉट LOC का भी प्रयोग करके आप नया कॉलम ऐड कर सकते हो, बस आपको कोलन डालना है, यहाँ पर आपको नया कॉलम लेना पड़ेगा। तो मैंने क्लास किया था, मैं यहाँ पे परसेंट ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट करके इक्वल टू डालता हूँ, हमको 5 वैल्यू डालनी है, मैं 4 3 2 6 और एक और डाल देता हूँ 7, ठीक है ना। कॉमा डाल के 7 कर दो, एंटर करो, df दिखा दो, तो देखो यहाँ पर आपको ये परसेंट भी शो कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप LOC का प्रयोग कर सकते हो। df डॉट ILOC का प्रयोग आप यहाँ पे कदापि नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ना ही AT के द्वारा आप सिंगल वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, वो हम आगे चल के देख लेंगे। तो मेनली ये LOC, इसके अलावा आप इस्तेमाल करते हैं असाइन मेथड का, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। असाइन लिया, इसके बाद में हमको यहाँ पे लेना होगा कॉलम। कॉलम का नाम क्या है हमारा? लिस्ट, सॉरी, कॉलम का नाम हम दे देते हैं, जैसे परसेंट दिया अटेंडेंस, तो मैं अटेंड डाल देता हूँ, इक्वल टू डाल देता हूँ, लिस्ट में डाल देता हूँ 4 5 1 3 2, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। सिंटैक्स एरर बता रहा है, क्यों? क्योंकि डबल इक्वल टू की बात आ गई यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो अटेंड मैंने लिया है, इसमें ये कॉमा, सॉरी, ये हमको इसे इन्वर्टेड या इसमें डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक की का काम कर रहा है। एंटर करते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए ये दिखा रहा है ना अटेंड, लेकिन दोबारा df करोगे तो नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप असाइन लेते हो ना, तो आपको इसको वापस से जो चेंज हुआ है नया डेटा फ्रेम में, उसमें वहां पर उसको वापस से स्टोर करना होगा, तो df इक्वल टू df करेंगे। अब अगर आप df करोगे तब ये अटेंड इसमें परमानेंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से नए रो, सॉरी, कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉलम ऐड करने के बाद में हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रोज को ऐड करना। अब रोज अगर आपको ऐड करनी है तो यहां पर इसका कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा df डॉट LOC का। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रोज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छा, df ILOC का प्रयोग आप यहां पे नहीं कर सकते। अच्छा, AT और IAT बेसिकली क्या रहते हैं, एक सिंगल रो के लिए रहते हैं, सॉरी, सिंगल वैल्यू के लिए रहते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग यहां पर हमारे लिए करना मुश्किल होता है। तो इस रो को ऐड करने का तरीका भी हम देख लेते हैं। एक बार हम वापस से चलते हैं अपने आइडियली शेल पे। ये मेरा आ गया, मैं डेटा फ्रेम वापस से ले लेता हूं। अब मैंने बोला df डॉट, सपोज मुझे, सॉरी, डॉट तो नहीं लेंगे हम, df डॉट LOC लेना पड़ेगा। इसके बाद में मुझे रो लेबल देना है, तो चूंकि LOC है तो मुझे यहाँ पे जैसे मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। ये नया रो आ गया, इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। तो फिर सबसे पहले तो नाम डालना पड़ेगा, मैंने डाला राजा, कॉमा डाला, जो भी एज है वो डाल दीजिए। उसके बाद में स्कोर मैंने डाला, ठीक है। फिर कॉमा डाल के क्लास मैंने डाल दी, परसेंट डाल दिया, अटेंडेंस मैंने डाल दी। ये भी देखिए मैंने पूरी वैल्यूज उतनी ही डाली जितने रोज में हैं, जितने कॉलम्स हैं। एंटर करिए, ऐड कर दिया, df दिखाइए, देखिए 5वें नंबर का रो आ गया। आप एक काम करिए, df डॉट IAT करके भी देखिए, और यहाँ पर अगर आप 6 नंबर रो लेते हैं और इक्वल टू करते हैं, तो वापस से मैं वैल्यूज़ को ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राम, ठीक है ना। उसके बाद में फिर से वैल्यू डाल देता हूँ, देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ये ले लिया मैंने, एंटर करिए, तो देखिए यहाँ पर ये ओनली असाइन स्केलर वैल्यू,
स्केलर वैल्यू का मतलब ये है कि df.at अगर आप ले रहे हो तो इसमें एक सिंगल वैल्यू को ही आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये एक ही वैल्यू के लिए रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 डाल देता हूँ तो ये देखो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। एक बार डेटा फ्रेम को रन करो तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप 80 नहीं ले सकते। हाँ, df.loc के द्वारा स्केलर वैल्यू आप रो के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये ओवरऑल बात हो गई हमारी किसकी, कैसे नया कॉलम और रो को ऐड करना है डेटा फ्रेम में। अब इसके बाद में बात आ रही है एडिशन के बाद में आ रही है सिंगल वैल्यू को मॉडिफाई करना। तो सिंगल वैल्यू के लिए तो हमने आपको ऑलरेडी बताया, इसके भी 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आपने डेटा फ्रेम लिया, डेटा फ्रेम लेने के बाद में आप ब्रैकेट में क्या देते हो, कॉलम देते हो। ठीक है, कॉलम देने के बाद फिर से ब्रैकेट लगाओ, जिस रो को मॉडिफाई करना है वो देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप डेटा फ्रेम ले सकते हो, इसमें डॉट लगा के 80 लगा दो, और उसके बाद में सबसे पहले तो जो रो देते हो और दूसरा जो आप क्या देते हैं यहाँ पे कॉलम देते हैं, फिर आप क्या कर सकते हो उसमें एक वैल्यू दे देंगे। तो ये दो कंफर्म तरीके हैं जिसके द्वारा आप डेटा फ्रेम या एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम की एक सिंगल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तीसरा इसमें एक काम ये भी हो सकता है कि भाई हम एलओसी का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। डेटा फ्रेम है 80 के साथ साथ हम एलओसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें भी अगर आप केवल रो दे दोगे और कॉलम दे दोगे और उसकी वैल्यू अगर आप असाइन कर दोगे तो उसके द्वारा भी होगा। तो 3 तरीके से हम इसमें कार्य कर सकते हैं। आइए इन सबको भी आइडियली शेल पे चल के एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमारे पास ये डेटा फ्रेम बना हुआ है, हमने बोला df.loc, सबसे पहले एलओसी लेते हैं। मैंने नेम लिया और एलओसी सॉरी पहले रो लेंगे, तो हमने लिया 4 नंबर की रो और यहाँ पे कॉलम दिया नेम। इसके बाद में इक्वल टू मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया रमेश। ठीक है, इसके बाद एंटर कर दीजिए, देखिए हो गया। डीएफ करेंगे, देखिए यहाँ पर ये रमेश यहाँ पे अपडेटेड हो चुका है, ये एलओसी हो गया। df.at भी करेंगे तो सेम इसी तरह से कर सकते हैं। मैं रो नंबर 5 ले लेता हूँ और स्कोर वाले पार्ट को ले लेता हूँ, तो यहाँ पे डाल देता हूँ स्कोर, और इसके बाद यहाँ पर स्कोर में मैं डाल देता हूँ 300। ठीक है, एंटर करो, डीएफ शो करो, देखो ये वैल्यू यहाँ पे 300 आ गई। तीसरा है डीएफ, ब्रैकेट में हमने डाला कॉलम का नाम, तो मैंने डाला क्लास। ठीक है, उसके बाद में दूसरा लिया रो नंबर 3, इक्वल टू डाला, मैंने इस बार डाल दिया 23। तो यहाँ पर ये बता रहा है क्लास इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, डीएफ एक्चुअली मैंने इसको कोटेशन मार्क के अंदर लेना था जो मैंने नहीं लिया, तो हम इसको पास करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब आप इसको रन करके देखो तो यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है, लेकिन हमारा डेटा फ्रेम अपडेट हो गया होगा। देखिए यहाँ पर ये 23 आ चुका है। एक ट्राई और करिए, df.% लेके देखिए, हालांकि ये उम्मीद कम है। इसके बाद ब्रैकेट में डालिए रो नंबर 1 और जो परसेंट है 3 है उसको 22 कर दीजिए। ठीक है, एंटर करिए, तो ये शायद ये वार्निंग है, मतलब ये अपडेट हो चुका है, बिल्कुल अपडेट हो चुका है। तो मतलब आप डॉट से भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं आपके डेटा फ्रेम में सिंगल वैल्यू को मॉडिफाई करने के। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अपडेशन हो गया हमारा, मॉडिफाई भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, एडिशन भी हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें से रो और कॉलम को अब हम कैसे डिलीट करते हैं। जब आप डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं ना, तो इसके लिए 2 मेथड को आप याद रखिए। एक तो पाइथन का जो इनबिल्ट मेथड है डेल, जो हर जगह इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो मेथड है जिसको हम जानते हैं ड्रॉप के नाम से। तो आइडियली जब रो कॉलम किसी डेटा फ्रेम से डिलीट करने की बात आती है तो हम इस ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रॉप मेथड जब आप लेते हो तो इसमें 2 चीजें हैं, जो कि रो और कॉलम दोनों को डिलीट करने की बात आ रही है। तो इसमें जो भी पर्टिकुलर लेबल है वो आप पहले मेंशन करते हो, या रेंज ऑफ लेबल मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको लेना पड़ता है एक्सिस, जिसमें या तो आप 0 डालोगे या 1 डालोगे। अगर आप 0 डालोगे तो रो को डिलीट करता है, 1 डालोगे तो किसको डिलीट करता है, ये कॉलम्स को डिलीट करता है। अभी प्रैक्टिकली हम देख लेंगे। डेल मेथड जो होता है ना, इट इज ओनली यूज फॉर डिलीटिंग व्हाट, कॉलम्स। ये कॉलम्स के लिए, रो को आप डेल के द्वारा डिलीट नहीं कर सकते। तो ये 2 मेथड को आपको याद रखना है। अब इसको प्रयोग कैसे करना है उसके लिए मैं आइडियली पे आ जाता हूं, यहां पर चल के हम समझ लेते हैं। मैं डेटा फ्रेम ओपन किया, सबसे पहले हम ले रहे हैं डेल। मैंने लिया डेटा फ्रेम का नाम, मतलब डीएफ, और जैसे अटेंड को हमको डिलीट करना है, आप सीधे इसके ब्रैकेट में जाके डाल दीजिए ATTAND।
ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारिए, डीएफ को रन करिए, देखिए अटेंडेंस डिलीट हो गया। क्या मैं डेल के द्वारा इस डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर रो को डिलीट कर सकता हूँ क्या? तो डीएफ में रो का कोई प्रावधान ही नहीं, आप कैसे करोगे? आप डीएफ डॉट करोगे क्या, एलओसी, और अगर आप डेल में जाके डाल देते हो सपोज 5 नंबर, एंटर करो तो ये आपको एट्रीब्यूट का एरर दिखा देगा। तो डेल के द्वारा आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, आपको अगर डेटा फ्रेम में किसी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम की वैल्यू को डिलीट करना है तो आप लेंगे डीएफ एंड इसके बाद डॉट लगा के डीएफ का ड्रॉप मेथड। इसमें अब ड्रॉप में चूंकि मुझे रो डिलीट करनी तो मैंने बोला 4 नंबर की रो को डिलीट कर दो। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई एक्सिस मेंशन नहीं करोगे तो ये रो नंबर 4 को देखिए यहां से डिलीट कर देगा। तो ड्रॉप जो है ना वो आइडियली रो के लिए बना हुआ है। तो अगर आप चाहो तो एक्सिस लिखो या ना लिखो। अब जैसे डीएफ डॉट ड्रॉप लिया, मैंने बोला रो नंबर 5 ले लो, ठीक है, कॉमा लगा के अगर आप एक्सिस लिख भी देते हो तो भी ये रो को डिलीट करेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी डिलीट करेगा, जैसे मैंने देखा। तो आप इसको भी लिखोगे तो भी ये डेटा फ्रेम से उसको डिलीट कर देगा। डीएफ रन करो तो ये पांचों को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने डीएफ इक्वल टू नहीं किया, इन प्लेस हमने ट्रू नहीं डाला है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको भी एक बार ट्राई करके देख लो। मैंने डीएफ डॉट ड्रॉप किया, मैंने यहाँ पे बोला रो नंबर 4 को डिलीट करो और इन प्लेस डाल दो, और इन प्लेस इक्वल टू कर दो क्या, ट्रू, ठीक है। रन करो, हो गया। डीएफ करो, अब देखिए ये डिलीट हो गया। तो यही चीज जो मैं बता रहा था आपको, इन प्लेस ट्रू करना होगा, परमानेंट डिलीट करना है। कॉलम के केस में क्या है, हमको एक्सिस मेंशन ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला एज को डिलीट कर दो, एज की जगह हम परसेंट को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। ये परसेंट लिया, कॉमा डाला, एक्सिस इक्वल टू हमने कर देना है यहाँ पे 1। रन कर दो, आपका ये एक्सिस डिलीट हो गया, लेकिन ये परमानेंट अभी डिलीट नहीं, दोबारा करोगे तो वापस दिख जाएगा। वापस से आपको यहाँ पर इन प्लेस इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। तो आप उसको भी यहाँ पर लगा लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो इन प्लेस, हाँ ठीक है, ये मैंने ठीक लिखा था, प्लेस इक्वल टू क्या कर दो, ट्रू कर दो, एंटर, डीएफ। नाउ यू सी हमारा परसेंट जो है यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो गया। तो डिलीट के लिए कोई खास बात नहीं है, आप ड्रॉप और मेन ड्रॉप को ही याद रखिए, और डेल का अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिए कॉलम के लिए हम उसको डिलीट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ओवरऑल हमने लगभग डेटा फ्रेम को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया है। अब कुछ बातें और हैं जो ये इंपॉर्टेंट, एक चीज, हाँ, रीनेमिंग जो है वो बचा हुआ है हमारा। रीनेमिंग के लिए क्या है, बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है, हम इसके लिए प्रयोग करते हैं डीएफ डॉट रीनेम मेथड का, और इसका ब्रैकेट आप डालोगे। अब यहां पर देखो, या तो क्वेश्चन यहां पर ये बोल रहा है कि रो लेबल्स को पहले डिलीट करना है। भाई रीनेम के द्वारा आप रो भी कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो। तो रो का लेबल चेंज करना है, मतलब उसकी पहचान होती है इंडेक्स से, तो हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा इंडेक्स कीवर्ड का। उसके बाद डिक्शनरी लगाना पड़ेगा। उसके बाद की वैल्यू का पेयर रहता है तो आपको बोलना पड़ेगा न्यू लेबल कोलन लगा के ओल्ड लेबल, ठीक है ना। और ये जितने डिफरेंट लेवल्स को आपको चेंज करना है वो सबको आपको लेना है और कंटिन्यू करना है। तो ये है डीएफ डॉट रीनेम आपका किसका, इंडेक्स इक्वल टू लगा के। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको कॉलम लेबल करना है तो आप क्या करोगे, डीएफ लगाओगे, डॉट लगाओगे, रीनेम, ब्रैकेट में कॉलम के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉलम्स इक्वल टू, डिक्शनरी आपको लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप पहले लोगे न्यू लेबल कोलन लगा के, फिर आपको यहाँ देना है ओल्ड लेबल को, ठीक है। और ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, 4, 5, 10 जितने एक साथ आप लेना चाहो उन सबको यहाँ से ले सकते हो। पाइथन शेल पे चलते हैं और इसको भी मॉडिफाई करके हम देख लेते हैं। सो ये मेरा आ गया पाइथन शेल। यहाँ पर मैं पहले डीएफ ले लेता हूँ। अब सबसे पहले डीएफ डॉट रीनेम करते हैं किसको, हमारे इंडेक्स को। कौन से इंडेक्स को, ये जो 0 1 2 3 4 डला हुआ है, इक्वल टू किया, ब्रैकेट डाला। मैंने बोला कि सॉरी 0, मैंने शायद गलत बता दिया, पहले हम ओल्ड लेंगे फिर उसका नया लेंगे, ठीक है। अब जैसे 0 को हमने बोला 10 कर दो, 1 को मैंने बोला 20 कर दो, 2 को मैंने बोला 30 कर दो, 3 को मैंने बोला 40 कर दो, 4 को मैंने बोला, चूंकि यहाँ पे 0 1 2 3 है, 5 है उसके बाद, ठीक है, कॉमा लगा के 5 लिया। 5 को मैंने बोला कि भाई आप इसको 50 कर दो। ये मेरी डिक्शनरी हो गई। उसके बाद ये मेरा फंक्शन रेडी हो गया, डीएफ हो गया। अब आप देखो यहाँ पर चूंकि मैंने इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं किया था इसलिए कुछ ऐसा रिजल्ट आपको दिखा रहा है, वापस से दिखाया तो ये ऐसा आ गया है ना। तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दो, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा डाल दो, इन प्लेस लगा दो, ठीक है ना, और इक्वल टू यहाँ पे कर दो आप ट्रू।
एंटर करो, डीएफ रन कर दो, आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरी तरह से परमानेंटली आपका कॉलम रीनेम हो चुका है। वापस से डीएफ लेते हैं और मैं इस बार लेता हूँ रीनेम, ब्रैकेट में जाके इस बार एक पर्टिकुलर कॉलम को लेते हैं। अभी सबको किया मैंने, कॉलम्स लिया और इंडेक्स में जाके मैंने ओल्ड कॉलम लिया जैसे क्लासेस। तो ये क्लास जो 3 बार लिखा हुआ है इसको अपन चेंज कर देते हैं किससे, CLS से। ठीक है, इसके बाद में ये ब्रैकेट क्लोज, लेकिन ये डिक्शनरी पहले बंद होगी, फिर हमारा ये फंक्शन रीनेम हो गया। इन प्लेस मैंने नहीं लगाया ना, बट आपको समझ में तो आ गया होगा ये। तो ये देखिए आपकी क्लास इस तरह से चेंज हो गई। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू आपको डालना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हम डालना भूल गए। मैं इसको काम करता हूँ, ले ही लेता हूँ, काहे के लिए इसको छोड़ें अपन। तो यहाँ पे लिया, इसको भी हम डाल देते हैं इन प्लेस और इक्वल टू डाला, ट्रू कर दिया, काम खत्म। डीएफ रन करिए, आपका ये आंसर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, परमानेंट। हो गई बात खत्म रीनेम की भी। अब इसके बाद में क्या बचा, पूरा डेटा फ्रेम का कार्यक्रम समाप्त है। इसके बाद में बात आ रही है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग की। तो देखिए इंडेक्सिंग तो हम कर ही चुके हैं भाई। लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग में क्या है, लेबल बेस्ड का मतलब ये है कि भैया ये लेबल्स हैं, इनको प्रयोग करके इंडेक्स करना। तो आप LOC का प्रयोग किए हैं, AT का प्रयोग किए हैं, DF के बाद ब्रैकेट में लेबल लगा के प्रयोग किए हैं ना। तो ये सब इंडेक्सिंग में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। जब आप इंडेक्सिंग की बात करते हो तो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग अभी तक जितना भी आप करते आए हो हर जगह, वो सब लेबल बेस्ड ही था। ठीक है, अच्छा इसमें इंडेक्सिंग जब करते हैं डिफॉल्ट, तो ILOC है जिसमें डिफॉल्ट इंडेक्सिंग प्रयोग होता है, IAT है जिसमें डिफॉल्ट इंडेक्सिंग का प्रयोग होता है। अच्छा DF तो ऑब्वियसली इसमें तो लेबल ही हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया है इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग की जब आप बात करते हैं तो बुलियन का मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 वैल्यू, ज्यादा इसमें तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, एक है ट्रू, एक है फॉल्स। ठीक है, तो ये जो बुलियन इंडेक्सिंग है आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। बुलियन इंडेक्सिंग कैसे है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। मैं वापस से पाइथन शेल पे चले जाता हूं। यहां पर ये मेरा डेटा फ्रेम दिख रहा है आपको, मैंने ये डीएफ लिया। अब ये जो 10 20 30 40 50 है ना, इसको हम बुलियन इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं यहां से क्या करता हूं, यहां पर ये जो मैंने रीनेम किया है ना 10 20 30 वाला, ये आप पूरा लिख ही लेते हैं फिर से। डीएफ दिया, रीनेम लिया और इसके बाद में इसका मैंने ब्रैकेट ओपन किया, यहां पर मैंने बोला इंडेक्स। ठीक है, इक्वल टू मैंने बोला, यहां पर ये देखो डिक्शनरी ले रहा हूं। चलिए हम मिक्स इंडेक्सिंग करते हैं। पहला मेरा क्या था 10, 10 को मैंने बोला ट्रू कर दो, कोलन लगाओ, 20 को क्या कर दो, फॉल्स कर दो, कर दो। कोलन लगाओ, 30 को क्या कर दो आप, फॉल्स कर दो, कर दिया मैंने। 40 को क्या करना है, फॉल्स कर दो, कर दीजिए। और 50 को आपको क्या करना है, ट्रू कर दो, कर दीजिए। हो गया खत्म। अब ये ट्रू फॉल्स आ गया, इसको मैंने इन प्लेस नहीं किया। क्यों नहीं किया वो मैं भूल गया, इसलिए मैं वापस इसमें जाता हूँ, कॉमा डालता हूँ, इन प्लेस लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग हमेशा गलत हो जा रही है इसकी। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दीजिए, ट्रू का T कैपिटल होगा, एंटर करिए, DF कर दीजिए। अब यह परमानेंट हो गया। अब इस बुलियन इंडेक्सिंग का फायदा क्या है, कुछ नहीं है, 2 पार्ट में आप अपने खेमे को बांट सकते हो, अपने डेटा फ्रेम को। DF डॉट ट्रू कर दो, सॉरी, तो एंटर करो, सिंटेक्स आ रहा है, क्यों भाई, हम लेते हैं DF ब्रैकेट में ट्रू कर लो, एंटर करो। की एरर क्यों आ रहा है भाई, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं DF डॉट LOC। अब LOC में हम रो को निकाल के देखते हैं। एक्चुअली मैंने चूंकि हम कॉलम लिए थे इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए 2 ट्रू को ये दिखा दिया ना यहाँ पे 2 पार्ट्स में। यहाँ पे मिस्टेक इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम DF के साथ में डॉट लगा के ट्रू कर रहे थे। तो ट्रू तो हमारा रो का लेबल है ना, कॉलम तो है नहीं, इसलिए गलती हो रही थी ना। तो ये LOC के द्वारा हम करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ट्रू लगाया, तो 2 खेमे में आप सीधे इसको मतलब 2 पार्ट में ट्रू फॉल्स करके आप दिखा सकते हैं। अच्छा, जब बुलियन इंडेक्सिंग की बात आती है तो उसमें एक चीज ये भी है कि मान लो आपने लिखा DF है ना, ब्रैकेट में गए और आपने यहां पर दिया एज, इसको आप इसमें लिख लीजिए एज। ठीक है, अब आपने यहां पे दिया ग्रेटर देन मान लीजिए 20 या 25 कर दो। ठीक है, एंटर करिए तो आपको रिजल्ट आ रहा है ना, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये भी एक बुलियन इंडेक्सिंग की बेसिस पे आप सर्च कर पा रहे हो। तो ये कुछ बातें हैं आपकी बुलियन इंडेक्सिंग से रिलेटेड, इसको आपको ध्यान रखना है। फाइनली बात आ रही है हमारी स्लाइसिंग की। तो देखिए स्लाइसिंग के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर LOC लिखा हुआ है। आपने जो LOC ILOC का प्रयोग किया है ना, AT और IAT इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो सिंगल वैल्यू के रहता है। तो हम जितना भी स्लाइसिंग करते हैं ना, वो सब इसके द्वारा करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
और अगर आपको कॉलम का स्लाइसिंग करना है तो आप डीएफ लेके ब्रैकेट में, हमने ऑलरेडी आपको बताया ही था इसके बारे में, तो उसका भी प्रयोग करके आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे स्लाइसिंग के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया, इसलिए दोबारा मैं इसके बारे में कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। स्लाइसिंग की बात हो रही है डेटा फ्रेम में, मतलब एलओसी और आईएलओसी का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, जिसको ऑलरेडी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही कि जैसे कई बार हम जब डेटा को फिल्टर करते हैं तो कंडीशनली करते हैं। जैसे अभी हमने डीएफ एज कोलन ग्रेटर देन 25 डाला, तो ये रिजल्ट इस तरह से, यार अब ये ट्रू फॉल्स हमको कंफ्यूज कर रहा है, तो आई गेस मुझे इसका जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसको वापस से रन करना चाहिए। मैं इसको पूरा क्लोज करता हूँ, मैं फिर से इसको रन कर देता हूँ ताकि हमारे पास फ्रेश डेटा फ्रेम रहे। ये डीएफ आ गया, देखिए आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। अब हमने अगर लिखा डीएफ ब्रैकेट में, अगर मेरा जो स्कोर है, मैं यहाँ पे स्कोर ले लेता हूँ, है ना, हमने बोला कि जिनका स्कोर जो है मान लीजिए 150 से ज़्यादा है उसको आप दिखाइए। तो अगर हम ऐसा लिख के 150 कर देंगे तो क्या दिखा रहा है, ट्रू फॉल्स में आंसर दे रहा है, लेकिन हमको वैल्यूज के साथ चाहिए। तो हम ऐसी सिचुएशन में ब्रैकेट लेते हैं, डीएफ लगाएंगे इसके अंदर, यहां पर हम स्कोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ग्रेटर देन कर दीजिए, हमने कितना बोला था 150 लगा दिया हमने, फिर से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो अब आप देखिए आपको 150 से ज़्यादा जिस भी डेटा का स्कोर है उसका पूरा डेटा फ्रेम का रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक स्लाइसिंग का पार्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल पूरे इस सेशन में अभी हमने देखा कि जो डेटा फ्रेम है वो क्या है, हैंडलिंग क्या है, डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके, रीनेम कैसे करना है, डेटा सर्च कैसे करना है, मतलब स्लाइसिंग कैसे करनी है, डेटा को एक्सेस कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, ये भी आप बोल सकते हैं ILOC, LOC, AT, IAT या डायरेक्ट डेटा फ्रेम के कॉलम्स के नेम को प्रयोग करते हुए इंडिविजुअल वैल्यूज को मॉडिफाई कैसे करना है वो हमने देखा, इंडेक्सिंग हमने देख ली। तो तमाम ये पूरे डेटाबेस का एज पर योर सिलेबस जितना भी आइटम था वो हमने यहाँ पर पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो डेटा फ्रेम का अगर आपने पूरा देखा होगा तो कहीं भी एक कॉर्नर डेटा फ्रेम का ऐसा नहीं बचेगा या क्वेश्चन पेपर का कॉर्नर नहीं बचेगा जो आप ना कर पाए अगर आपके डेटा फ्रेम से रिलेटेड हो आ जाए। रही बात ट्यूटोरियल के बाद प्रैक्टिस की, तो उसके लिए सैंपल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पूरा प्लेलिस्ट है या वीडियो जो है वो ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी सैंपल पेपर सॉल्यूशन की, आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आपको मिल जाएंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आपको मिल जाएंगी वीडियो ट्यूटोरियल की फुल कोर्स की। उन सबको जाके वहां पर खंगालिए, आपको सब चीज मिल जाएगा। तो आज के सेशन में यहीं तक, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो, फिर चले जाते हो देख के। बाय बाय एंड टेक केयर।